मैं 2003 में बम्बई गया कि अरे हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉयज खलीफा है हम तो देखो आग लगा देंगे। कुछ नहीं, 15 दिन जो है ऐसी इधर उधर पड़े रहे, लफाजियाँ करी दोस्तों के साथ, ये सब टाइम पास किया। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे गलती से टीवी पे अक्स देखी और अक्स में मनोज वाजपेयी सर की परफॉर्मेंस देखी। वो देखा और मैंने कहा भाई अपन एक्टर है नहीं, अपन ने मान लिया है कि अपन एक्टर है। तांडव के रिलीज होने के बाद क्या क्या बीता? बहुत खराब वक्त था, 6 महीने मैंने काम नहीं किया था उसके बाद, विदाउट वर्क। सभी ना एक स्ट्रगल में, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने में ज्यादातर लोग लगे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनकी स्पाइन है। मणिकर्णिका में कंगना रनौत के साथ काम करने का क्या तजुर्बा था? क्योंकि उस टाइम तक तो इतनी कंगना की पॉलिटिक्स क्लियर भी नहीं थी। ये पॉलिटिकल डिफरेंस वाली बात पता लगी है, तब से हमारी कोई मुलाकात ही नहीं। आर यू फ्रेंड्स विद पीपल जिनके साथ आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्कुल भी मैच नहीं करती है? आप किसी की मौत को जस्टिफाई करने पे नहीं आ जाते। आप ये नहीं कहते रहे यार लिंचिंग तो यार पहले भी होती थी, ऐसा क्या तुम इतना क्या बवाल बना रहे हो। अगर आपको मौत से फर्क नहीं पड़ रहा तो यार मैं आपके साथ नहीं कर सकता। आपने इस देश के 4 बड़े मेल एक्टर्स के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। वो जब सेट पर आते हैं तो कैसे बात करते हैं? शाहरुख सर तो शाहरुख सर हैं, सलमान सर जो है वो थोड़े अमिताभ बच्चन वही देखिए बहुत थोड़ा उनका क्या है कि ऐसा ही बात करता है। बिस्किट खाएंगे? उनको बिस्किट क्या लगा? अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का सिनेमा अड्डा है जहां हचक कर बहुत तबीयत से दिल की बातें होंगी और ये जगह भी बड़ी खुशगवार है। आपने देखा हम अपने स्टूडियो से बाहर निकल आए, स्टेडियम बोल रहा था, और बड़ी खूबसूरत जगह पे आए हैं जिसको मैं दिल्ली के अपने दोस्तों के बीच अपने मायके के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये प्रगति मैदान में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में बना हुआ कैफ़े लोटा है जो हमको बहुत पसंद है। जो भी भोजन भट्ट हैं या बातों के भट्ट हैं वो यहाँ पर ज़रूर आए। यहाँ अलग अलग फूड फेस्टिवल भी होते रहते हैं और ये बोलने के लिए हमको फीस में सिर्फ एक थाली मिली है इस दफ़ा कुमाऊनी, और हमको लगा कि भोजन के साथ संगत और सत्संग बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हमने बुला लिया अपने दोस्त को जो आजकल अपना सब काम छोड़ के अपने ससुराल मुंबई से अपने मायके दिल्ली आए हैं। हमारे दोस्त और बहुत काबिल एक्टर मोहम्मद ज़ीशान अयूब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप सिनेमा अड्डा में। आते ही तुमने बिगाड़ ली अपनी तबीयत, वजह बताओ। दिल्ली को लानत मत भेजना। भाई दिल्ली को ही भेजनी पड़ेगी। ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन एक साथ मिलके जो छाती पे मेरे बैठा, आते ही जुकाम और एकदम ट्रैवल हुआ है यहाँ से, अब सीने पे जाके खत्म हो गया एंटीबायोटिक। कितने साल के थे जब तुमने दिल्ली छोड़ी थी? 27 साल का भूल गए हैं? और मुंबई वाले उमस की बात ना किया करें, ठीक है? शहरों की लड़ाई ना बनाए सौरभ भाई। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो बेपनाह मोहब्बत है मुंबई से। हम वजह खोजते हैं उस शहर में जाने की। जी सब दुरुस्त चल रहा है एकदम? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बढ़िया, बताइए। करियर वरियर एकदम चौचक? हाँ अभी तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। संपादक टॉकिंग टू संपादक है। बहुत कमाल काम किया आपने स्कूप में, हमने फ़ोन पे भी बात की थी। और इमरान सिद्दीकी जो बात कहता है कि एक कह रहा है बारिश हो रही है, दूसरा कह रहा है नहीं हो रही, तो सिर्फ दोनों को छापो मत, बाहर जाके देख भी लो। कई लोगों ने हमको ट्विटर पे भी टैग किया कि देखो ये जो सिर्फ वर्जन बताते रहते हो, खुद भी जाके रिपोर्ट करो। और हंसल मेहता ने बहुत कमाल की, क्या ब्रीफ था कैरेक्टर को लेके। हाँ जी, हाँ जी। यार इस तरह के उनमें मतलब संपादक है और बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करता है। आई थिंक वो एक खतरा हमेशा होता है ना, जो पढ़ने के बाद हमें भी लगा था कि बड़ा यूनिडायमेंशनल है, एक ही तरह की बात कर रहा है, अच्छी ही बात करता है हमेशा। पहले सीन में भी कि भाई ये खबर नहीं छाप सकते बिना प्रूफ के, टू गुड टू बी ट्रू। हाँ, और बोरिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद। वो लगता है ना यार फिर लेक्चर दे रहा है, फिर आ गया ज्ञान देने, निकालो इस आदमी को। तो एक ये खतरा था। तो हमारा ये डिस्कशन हुआ, मैंने अंशल को बोला पढ़ के, मैंने कहा यार सर ये थोड़ा ना फंस रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार की सर कैसे? सर यार दोनों है अच्छा उनका। तो उनसे जब खुल के बात होती है तो वैसा वाला कि कभी फ्लो में अंशल भी निकल जाता है, पर हाँ बेसिक सर है। तो हमने बोला कि भाई ये जो है मसला फंस रहा है, अब क्या करा जाए इसका। तो उन्होंने वही बोला, और बोला इसलिए तो लिया है तुझे। उसने बोला इसको इंसान बना। कह रहे मुझे पता है ये खतरा है, पर तू आ और इसको बोलना ऐसे है कि ये सामने वाला एक तो बोर ना हो और उसको यकीन हो कि ये जो बात बोली जा रही है ये सच है, और लोगों को कन्विंस भी करना है। क्योंकि मेरे शो की जो, मैं शो से जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे शो की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स जो है वो इस कैरेक्टर के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो वैसा भी था। मैंने कहा मुझे भी पढ़ के एक ये एहसास तो हुआ कि ये आपका कैरेक्टर जैसा है। मैंने कहा मैं हल्का सा ना आपसे भी इसमें कुछ उठाने वाला हूँ हंसल से। हाँ,
कि वो एक बोलने का तरीका और कि मुझे कुछ बोलना है। और मैंने कहा कि इस कैरेक्टर को शायद इतना बड़ा इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आपको जो बातें बोलनी थी वो आपको अपनी बाकी कहानी में शायद उतनी स्ट्रांगली नहीं मिल रही थी। कहानी मिल रही है और उसमें बात क्या कह रहा हूँ उसके लिए आपने ये किरदार रखा है, बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग किरदार, और वो जो भी बोल रहा है वो डायरेक्टर बोल रहा है सर। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और ये ब्रीफ था कि इसको इंसान बनाना है बस। इम्प्रोवाइजेशन कितनी गुंजाइश थी? ज़रूरत नहीं थी, गुंजाइश हमेशा पूरी होती है। मतलब अंसल सर के साथ काम करने का मज़ा यही है कि पूरी खुली छूट मिलती है एज एक्टर, आपको जो बनाना है, जैसे करना है, क्या करना है। तो बेसिक ब्लॉकिंग और ये सब है, पर डायलॉग्स के इम्प्रोवाइजेशन हुए, मतलब 2-4 जगह जहाँ पे लगा कि यार ऐसा कुछ बोल दें, वैसा कुछ बोल दें, वो सब करा, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। मतलब जैसे मैंने अभी जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने उनको बोला था पढ़ के, मैंने कहा सर स्क्रिप्ट वाइज ये आपकी सबसे टाइट स्क्रिप्ट है। और हमेशा क्या होता था आपको एक दिखती थी कि क्या दुनिया क्रिएट करना चाह रहे हैं अंसल सर, एक लूज सा आइडिया, एक लूज सा आइडिया कि अच्छा इस दुनिया में लेके जाएंगे एंड देन इट विल बी अंसल सर ब्रिलियंस के उसके बीच में से क्या रास्ता निकालेंगे, क्या बनाएंगे, और वही मज़ा आएगा क्योंकि वो हमेशा इम्प्रोवाइजेशन से काम करते हैं। मतलब स्पेशली शाहिद के बाद से जब मैंने एक्चुअली उनके साथ काम शुरू किया, जो एक नया रूप है, वो खुद बोलते हैं कि मेरा नया जन्म है शाहिद, तो उसमें उन्होंने ये एक तरीका निकाला था कि ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करो, ये सिचुएशन है भाई, आप दोनों को बात करनी है, इंटरव्यू है, करो तुम लोग, मैं इसको कैप्चर कर लूँगा। तो एक ये वाला आइडिया से वो शूट करते हैं। इस बार स्क्रिप्ट पढ़ के आपको लगा कि यार नहीं, ये स्क्रिप्ट में ही जो है मैक्सिमम बातें कह दी गई, तो ये बाएं नहीं जाना है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं आपको, आप बस ये स्क्रिप्ट सही से कम्युनिकेट कर दो, इट विल हैव दैट इम्पैक्ट जो हुआ भी। आप में से कुछ लोगों को अगर अचरज हो रहा हो, भी बहुत सारी फिल्मों का, वेब सीरीज़ का जिक्र आएगा। स्कूप हंसल मेहता की डायरेक्ट की हुई एक वेब सीरीज़ है जिसमें जिग्ना बोरा, ये क्राइम रिपोर्टर थी, मिड डे अखबार के लिए काम करती थी, या मुंबई मिरर के लिए शायद, एशियन एज के लिए, यस आई स्टैंड करेक्टेड, एशियन एज के लिए काम करती थी। और मिड डे अखबार के लिए काम करने वाले क्राइम रिपोर्टर थे जे डे। उनकी कुछ किताबें भी आई जैसे डायल ज़ीरो वगैरह। तो जे डे का कत्ल हुआ था, इल्ज़ाम लगा था छोटा राजन पे, और फिर कहा गया कि जिग्ना बोरा भी उसमें शरीक थी, बाद में बाइज्जत बरी हुई। उन्होंने जो कुछ भोगा कि आप क्राइम को कवर कर रहे हो और फिर आपको क्रिमिनल करार दिया जाता है, उस पर किताब लिखी और उस पर ये बहुत कमाल की सीरीज़ बनी है जिसमें ज़ीशान ने इमरान सिद्दीकी नाम के एडिटर का रोल प्ले किया है, जो उस क्राइम रिपोर्टर के एडिटर होते हैं, जिग्ना का जो कैरेक्टर है उसके एडिटर होते हैं। ज़रूर देखिए, आई स्ट्रांगली रेकमेंड, मैंने नेता नगरी में भी जिक्र किया था। दूसरी फिल्म है शाहिद। शाहिद शब्द का अर्थ होता है गवाह, जिसे सब देखा हो, और ये राजकुमार राव की एक्ट की हुई बहुत शानदार फिल्मों में से एक है। ये भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमको आपकी एक फिल्म का बड़ा इंतज़ार है क्योंकि उस कैरेक्टर से मुझे बहुत प्यार है, इतना प्यार है कि मैं कैमरे पर भी ये बयान दर्ज करा सकता हूँ कि यदि मैं उस व्यक्ति को जीवित सामने देखता तो मैं उसके पाँव पे अपना सर रख देता। सैम बहादुर, फील्ड मार्शल मानिक शाह, व्हाट अ मैन, मतलब उनके 2 एडीसी रहे हैं, मेजर जनरल शुभी सूद एंड ब्रिगेडियर तनखी या पंखी करके कुछ नाम है। उन दोनों ने बड़े अप क्लोज एंड पर्सनल अकाउंट लिखे हैं। उनका विट, उनकी बहादुरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने और कितनी गोलियां खाने के बाद से लेके, और बिल्कुल आखिरी में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान उनके साथ जो एक नाइंसाफी चली आ रही थी पेंशन करेक्शन की, तो वो चेक देने जाते हैं और वो बिल्कुल बिस्तर पे है वेलिंगटन में, और वो जाते जाते कहते हैं ये मिस्टर यूनियन सेक्रेटरी, ये बाउंस तो नहीं हो जाएगा ऐसे करके। ह्यूमर सैम बहादुर कर रहे हैं आप जी, मेघना गुलजार डायरेक्ट कर रही हैं, क्या रोल है आपका? मेरा रोल है याया खान का, पाकिस्तानी फौजी तानाशाह जो हिंदुस्तानी फौज में थे पहले, मतलब जनरल याया खान। हाँ जी, जब पार्टीशन से पहले यहाँ पे रहते थे, तो उनका रोल है। मैं उससे ज़्यादा कुछ बताऊंगा ना हाँ, तो वो गुस्सेगा, क्योंकि नहीं मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट के वो है, क्योंकि जिस तरह से मेघना मैम ने ट्रीट किया है उस कहानी को, उस केमिस्ट्री को, वो रिवील हो गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जो लोग देखेंगे। ये नहीं बताएंगे क्योंकि इन्होंने दस्तखत किए हैं एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो वजह नहीं है सौरभ भाई, मज़ा ख़राब होगा। मैं आपको स्क्रीन के बाद मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि मैं क्यों बोल रहा था ये बात। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन जनरल याहिया खान और फील्ड मार्शल मानिक शाह का 1971 की जंग से पहले का भी एक राब्ता है। अगर आप
मानेकशॉ साहब की बायोग्राफीज पढ़ेंगे, उन पे लिखी कमेंट्रीज पढ़ेंगे, और ये फौजी ट्रेनिंग आप समझिए कि 47 के पहले तक देवर कॉमरेड्स, देवर ब्रदर्स इन यूनिफॉर्म, और 47 में कुछ अफसर चले जाते हैं सीमा के उस पार, कुछ रह जाते हैं यहाँ पार, पर उन्होंने कुछ जंग साथ में लड़ी है, ट्रेनिंग साथ में की है। तो ये जो 47 से पहले का रिश्ता है, ये 65 और 71 की जंग में किस तरीके से नुमाया होता है। कभी कोई फिल्म मेकर 71 की जंग में जो वॉर प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको बरेली और तमाम दूसरी जगहों पे रखा गया था, उन कुछ महीनों की कहानी भी पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला क्या है। बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। एक और आपकी बड़ी अच्छी सीरीज आ रही है, उसमें हमारी भी एक दोस्त और हैं, तो उसका भी हमको आइडिया है, लाल बत्ती। हाँ नाना पाटेकर मेरे ख्याल से पहली बार कर रहे हैं। हाँ, OTT पे पहली बार आएंगे ना, प्रकाश झा साहब, प्रकाश झा। वो किस तरह का है, बेसिक प्रीमाइस उसका? उसका बहुत मतलब मज़ेदार है। एक तो जो एक बन गया है ना प्रकाश झा वर्ल्ड, जो प्रकाश झा सर का एक होता है ना कि वो एक अपनी दुनिया एक लेके आते हैं अपनी के IAS IPS ऑफिसर्स, और इनको जिस तरह से वो दिखाते हैं उस दुनिया में ही है, मतलब बिल्कुल उनके अपने इलाके का मामला है। और अगर वन लाइनर बोलूँ तो जो वन लाइनर मुझे बताया गया था जब प्रकाश सर का फ़ोन आया कि यार ये है और ये करो, मुझे लगता है बहुत बढ़िया करोगे, फलाना ढिमकाना, बहुत पहले से कर रहा था, मैंने कहा जी करते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर एकलव्य द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर देता जी तो क्या होता। ओके। तो उसमें मतलब चाहे उतनी कास्ट पॉलिटिक्स और वो सब उस तरह से नहीं आता, लेकिन उसके अराउंड तो एक आदमी है जो पूरी एक दुनिया चलाता है, IAS IPS ऑफिसर्स के अराउंड पूरा उसको टीचर है, उसके अराउंड दुनिया जो है शुरू होती है। एंड एक्चुअली इस वर्ल्ड में ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और ये जो पीछे वाला वर्ल्ड है जो दिखता नहीं, सरकार के चेहरे नेताओं के दिखते हैं, पर जो पीछे जो चलाने वाले लोग हैं उनके बीच में क्या घटता है और क्या पॉलिटिक्स होती है, उनका कैसे चलता है, पूरा शो उसके बारे में। एक बैच के लोगों का कंपटीशन, अलग अलग कास्ट अलाइनमेंट, आइडियोलॉजी अलाइनमेंट, और फिर जो चेंज भी हो जाते हैं, वो उस वाली दुनिया को पूरा एक्सप्लोर किया गया है इसमें। इंटरेस्टिंग। वो बहुत बढ़िया वर्ल्ड में। आप पहली बार प्रकाश झा के साथ काम कर रहे हैं? पहली बार, मतलब उनका फ़ोन आया था तो मुझे ये एक्साइटमेंट थी यार। वो मतलब मुझे याद है ऐसे पहली फिल्म जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था वो गंगा जल थी। मैंने वही बोला था कि वो उस टाइम पे पढ़ रहे थे और तब एकदम से देखे, यार कुछ तो बात है यार इस फिल्म में। तो वहाँ पे पहली बार हुआ था। उसके बाद फिर मतलब काफ़ी वक्त तक देखी मैंने फिल्में, पर एक टाइम के बाद थोड़ा सा टच मेरा टूटा ऑनेस्टली। मैंने फिर लास्ट के कुछ काम नहीं देखे प्रकाश सर पे, लेकिन एक वो था, वो आप जब देखते हो, जब आप एक्टिंग सीख रहे होते हो तब आप ना कुछ चीज़ों को देख के आपको लगता है यार इस आदमी के साथ कभी काम करे। तो वो एक नाम था प्रकाश झा का कॉलेज के टाइम पे कि यार इस आदमी के साथ काम करना है यार, कुछ बढ़िया करते हैं ये। एंड देन मुझे एक्चुअली उसके बाद पता चला उनके दामूल जैसी फिल्म है। अच्छा, वो बाद में वो बाद में पता चला कि अरे यार ये तो मतलब क्या बढ़िया बैकग्राउंड से आते हैं, द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ही यूज्ड टू मेक। वो बाद में एक्सप्लोर हुआ, पहले इंट्रोडक्शन जो है वो कमर्शियल दुनिया से हुआ। तो राजनीति, गंगा, तो मेरी जर्नी पीछे की है। मैंने आगे का काम एक्चुअली उतना एक्सप्लोर नहीं किया प्रकाश सर का, मैंने पीछे का काम उसके बाद ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि कहाँ से शुरू करते हैं, क्या करते हैं। तो पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा, मुझे ये मेरी बिल्कुल आप उत्सुकता मान लीजिए, मेघना गुलजार, प्रकाश झा, हंसल मेहता, 3 बहुत अलग अलग किस्म के डायरेक्टर हैं। जरा बताइए इनकी शैलियों के बारे में, कैसे काम करते हैं, क्या अलग है? तो सीनियरिटी से शुरू कर लेता हूँ। योर कॉल। प्रकाश सर सबसे ज़्यादा सीनियर। प्रकाश सर यार मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था ज़रा भाई, क्योंकि उनका ना बिल्कुल जो हमने एक सुना था ओल्ड स्कूल सिनेमा मेकिंग का एक तरीका, कि उन्हें एग्जैक्टली पता है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता क्या हो रहा है। तो उनको ना एग्जैक्टली दिमाग में क्लियर है कि इस मार्क पे कैमरा रखो, फलाना लेंस लगा के, एक कैमरा फलानी जगह पे रखो, ये लेंस लगा के, वहाँ से तुम ये कैप्चर करोगे, इस डायलॉग के बाद तुम वहाँ करोगे। तो DOP टीम अलग तरह से ट्रेंड है, बाकी लोग सब अलग तरह से। हमारा काम है ये लाइनें हैं कि नहीं ज़्यादा वो मत करो, स्क्रिप्ट शेयर पूरी तरह से नहीं करी हमारे साथ, मुझे कहानी वानी सुना के कि ये कहानी है, अरे अभी ज़्यादा पढ़ के तैयारी मत करो, फिर वहीं पे आओ। स्क्रिप्ट शेयर नहीं की, मतलब आपको पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो उन्होंने फिर मुझे, जैसे पहले तो उन्होंने सिर्फ कहानी सुनाई, उन्होंने बोला भाई क्या तुम करना चाहोगे? मैंने कहा अरे सर बिल्कुल। किस तरह का रोल है आपका? मेरा एकलव्य का रोल है, जो मैंने द्रोणाचार्य एकलव्य वाला। आधुनिक एकलव्य। हाँ, आधुनिक एकलव्य, और एकदम वाला IPS ऑफिसर
का कैरेक्टर है हाँ, और एसपी के डर का है, फिर उसको मतलब उसके बाद जो है स्पेशल उसमें चला जाता है, तो वो एक पूरी जर्नी है। ठीक है। और नाना के साथ के रिलेशनशिप पे एक्चुअली मेन टसल जो है वो वहाँ चलती है। तो ये किरदार उन्होंने बोला भाई ये है और हमारा ये मेन लड़का है, मेन लड़के का रोल है, तो करो। मैंने कहा जी करते हैं। तो यहाँ से हम घुसते हैं, पर उसके बाद एक पॉइंट के बाद मैंने बोला सर मुझे ना कोई आइडिया नहीं है कहाँ जा रही है बात। पहले 2 एपिसोड दिए थे उन्होंने पढ़ने के लिए, तब मैंने वो पढ़े, मैंने कहा सर बढ़िया लग रहे हैं, आगे कुछ उन्होंने बोला मैं कुछ भिजवाता हूँ, स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, मैं भेजता हूँ। तो उन्होंने एक स्क्रीन प्ले का मुझे वो भेजा बेसिक, कुछ 7वें एपिसोड तक के स्क्रीन प्ले इस तरह से फ्लो हो रहा है। मैंने कहा सर डायलॉग वालो, उन्होंने कहा वहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेगा कुछ। तो उनका वो वाला है कि वो ज़्यादा शेयर ना करते हुए चीज़ें कुछ अपने पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऐसा रखते क्यों हैं। है? वो बोले कि नहीं लोग अपना ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं और फिर चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो ही नोस। तो फिर वही वाली बात होती है कि इतना सीनियर आदमी होता है तो यू हैव टू पुट योर ट्रस्ट कि ठीक है एक बार जाते हैं, खड़े होते हैं, ये जो बोल रहे हैं उस जर्नी से गुजरते हैं। तो प्रकाश सर के साथ ये वाला तरीका है। एक्ट करके बताते हैं दिखा के? नहीं कभी नहीं। क्योंकि वो एक्टर भी हैं। हाँ लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, एक्ट करके बिल्कुल नहीं दिखाया। आए आके ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक आध जगह हुआ तो बोले कि थोड़ा सा ये वाला जोन रख, इतना सा बस बोल के और चले जाएंगे। हाँ, तो आपने करा और जनरली वो आपने जो भी प्रोपोजिशन दिया है एज एक्टर उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसमें कि तुम्हें ऐसा ही रखना है या थोड़ा वैसा ट्राई कर सकते हैं, कुछ एक आइडिया देंगे, इतने ही जोन में रहते हैं। और ही नोस, तो फिर वो ओके बोल दिया तो ओके बोल दिया। वहाँ पे वाली पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। एक आध बार हुआ कि सर एक और ले लें क्या, तो वह सोचेंगे नहीं मिल गया। मैंने अभी यही लिखा कि रीटेक का क्या उसमें रहता है कि सर एक क्लोज है। कभी कभी जैसे एक उसमें हुआ, मैंने एक में मुझे अलाउ कर दिया उन्होंने, एक में मैंने बोला, खैर मैंने बोला ही 3 बार था, एक में मैंने बोला तो बोले हाँ इससे बेटर हो सकता है, चलो करो। तो वो एक रीटेक मिला, बाकी फिर उनका होता कि नहीं मुझे मिल गया, क्यों करना है रीटेक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो आई थिंक वो फिल्म वाले जो लोग हम जो सुनते थे, जो फिल्म पे शूट करते थे, फुटेज जो हुआ करती थी, अब तो डिजिटल है तो अब तो हाँ ले लो एक सेफ्टी में एक एक्स्ट्रा भी लेके रख लो। वो शायद ना वो वाला स्कूल वाला वो है कि नहीं मिल गया, मित व्ययता कि वो कट टू कट चल हाँ रहा है। कट टू कट ये हो गया बस मुझे मिल गया, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, उनका ये प्रोसेस है जो बहुत ही नया था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर उस तौर पे काफ़ी यंग लोगों के साथ काम किया है जिनका ज़्यादा शेयरिंग वाला होता है। सेकंड हंसल सर का मैं बोलूँगा, हंसल सर जैसे मैंने अभी बोल ही रहा था कि वो उससे ज़्यादा कोलैबोरेटिव काम करने वाले डायरेक्टर्स मेरे ख्याल से बहुत कम है ही। उदाहरण समझाओ गुरु। वो आपको ऐसा लगेगा कि ये सीन जो है ये आपने बनाया है, ये हंसल मेहता ने बनाया है ही। स्कूप के किसी सीन से बताएं। जैसे स्कूप में उनका एक तरीका क्या है, जैसे हम लोग पहुंचे, उन्होंने रीडिंग वगैरह, हम लोगों ने एक टेबल रीड वगैरह चली हम लोगों की, कुछ 6 दिन 7 दिन के, हम सारे एपिसोड्स पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ते थे खाना वाना खा के, बट डिस्कशन हो रहा है। सेट पे पहुंचे हम 1 दिन पहले, हमने शुरू किया न्यूज़ रूम से, वो सबसे पहले शूट हुआ था जनवरी पिछले साल। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे जाते ही ना वो इतने बारीक तौर पे खेलते हैं कि वहाँ पे एकदम से गए हो कुछ कर रहे अरे यार जीजान सुन ना, वो वाला सीन हम पहले ट्राई करेंगे, एक बार उसको ब्लॉक करेंगे, सबको लेके जाना एक बार ज़रा ब्लॉक कर, तो थिएटर का अपना ट्रेनिंग यूज़ कर। समझ में मुझे भी आ रहा है कि वो थिएटर की ट्रेनिंग यूज़ नहीं करवा रहे शायद सर। पॉइंट इज़ कि आई एम प्लेइंग द एडिटर, तो मैं अगर उन लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि कैसे बैठना है, अच्छा तुम यहाँ बैठो तुम वहाँ बैठो, सडनली मेरी एक अथॉरिटी सीन में आ जाएगी एंड पीपल आर फॉलोइंग मी, तो उनके लिए भी वो हो जाएगा कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, दे विल बी मोर अटेंटिव, दे विल बी मोर रिस्पेक्टफुल। तो इस तरीके में बिना ये बताए कि मैं इसलिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे समझ में आया, मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा इसलिए की थी ना, तो बोले हाँ ठीक है। एंड देन वहाँ पहुँचने के बाद क्या करना है, तो मैंने बोला सर मैं ना बैठ नहीं रहा यार अभी यहाँ पे, मत बैठ। किसने बोला, क्या करेगा कहता सर मुझे लग रहा है मैं वहाँ खिड़की पे रहता हूँ और खिड़की से ना ये बात शुरू करेगा, बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा है, मुड़ेगा कि हाँ अच्छा ठीक है, एंड देन इल कम बैक, क्योंकि उससे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहाँ बात हो रही है टाइप कुछ। हाँ अच्छा है ट्राई करते, आपने ट्राई किया, ये कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कैमरा यहाँ रख लो फलाना ढमकाना, एंड इट फील्स लाइक क्या सीन तो मैंने बनाया है, बट एक्चुअली आपने बनाया नहीं, सीन बनाया उन्होंने ही है, बट ही मेक्स, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे आ जाती है कि आपको लगता है कि यार अगर ये कहीं गलत गया सीन तो ये मेरी गलती हो। एंड आई थिंक मतलब विच इज़ अ ग्रेट थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इसलिए मज़ा आता है मुझे हंसल सर के साथ काम करके। तो हंसल सर का ये वाला तरीका है। देन मेघना मैम मतलब वो है एकदम परफेक्शनिस्ट, मतलब ऐसे शुरुआत में तो वो मेघना मैम भी देखेंगी तो वो भी हंसेंगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम बीच में डर गए थे ना, मैं डर गया था। वो ना एक एक चीज़, मतलब
कि ये यहाँ पे ऐसे नहीं रखते थे उस टाइम पे ना, लोग इसको थोड़ा एंगल में रखते थे चश्मे को, वहाँ पे उस टाइम पे ये नहीं हुआ करता था। इसका कलर जो है ना वो ब्लैक नहीं, हल्का सा ब्राउनिश होता है जो फलाने लोग होते हैं। तो मैंने एक टाइम पे डर गया, मैंने कहा यार परफॉर्मेंस में कहीं वो इतना ज़्यादा कि नहीं ये लाइन पे पॉज मत लो और इस वर्ड पे स्ट्रेस करो, मुझे ऐसा एक फियर आया। देन कपड़े में क्या होगा उसका, क्योंकि इसमें तो सारे यूनिफॉर्म्स है, पीरियड है, एवरीथिंग। तो इवन एक एक मेडल का, आपके 36 मेडल लगे हुए हैं, एक एक मेडल का कलर का शेड में कुछ 19-20 तो नहीं है, तो उस तौर पे चलती है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, बट ऑन सेट इट वाज लाइक कि ये पीछे की पूरी दुनिया मेरी फिक्स है, ये जो है ऑर्गेनिक जगह है, इस जगह पे तुम करो। ब्लॉकिंग उनकी सेट होती है कि भाई यहाँ से जाएंगे, बिकॉज उनके शॉट्स सारे डिसाइडेड है। वो वाला नहीं करती कि एक यहाँ से भी लेके रख लेते हैं, उनका डिसाइडेड है कि 3 ही शॉट होंगे इस सीन में एग्जैक्टली। यहाँ पे पहले ट्रैक आएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। बट जब आप परफॉर्म कर रहे हो वो जगह आपको ऑर्गेनिक मिलती है। तो कह रही है अब ये लाइनें हैं, हमने रिहर्स कर ली हैं, वी हैव गिवन इनफ टाइम, हमने 5-6 बार ये वाले सीन्स, एक एक सीन पढ़ा हुआ है, मैंने सारे बातें बता चुकी हूँ मैं। अब आपका है, आपको कैसे करना है, इसको अब जिंदा करने का काम आपका है। तो वहाँ पे वो आपको फ्रीडम देती है, लेकिन उससे पहले बाहर सब कुछ टाइटली निट, जैसा कहते हैं कि कुछ बाहर नहीं स्लिप कर सकता, वैसा वाला होता है। तो दैट इज अ डिफरेंट जोन। इंटरेस्टिंग। नाना पाटेकर के वर्सेस में आप हैं, ये मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम होगा, है बहुत बड़ा रीज़न ये हाँ बोलने का। जब प्रकाश सर का जब फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि ये है, इसका वन लाइनर है कि अगर एकलव्य द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर देता तो क्या होता। अरे सर बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। मैंने कहा आपके साथ काम करने का। कह रहा हाँ, और तो द्रोणाचार्य नाना है तो क्या तुम्हारा है, करो। मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ। तो बोले आने मैं आपको भेजता हूँ। मैंने कहा नहीं आप भेज दीजिए सर, पर मैं कर रहा हूँ। मेरे नाना पाटेकर के साथ काम करने को मिल रहा है, मतलब बात खत्म यार। मतलब कितना सीखा है उस आदमी से। अभी सेट पे तो अलग सीखा है, वैसे ही उनका काम देख देख के, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव। सेट पे क्या सीखा यार उनका ना सौरभ भाई, उनका सच जो है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी एक्टर के लिए, ट्रुथ एज एक्टर, उनका सच ना बहुत आगे है। आई थिंक हर आदमी वही ढूंढ रहा है। मतलब वो, मैं एक लाइन हमेशा बोलता ही हूँ कि हम सबसे झूठी फील्ड में सच ढूंढ रहे हैं, और यही स्ट्रगल है। इसलिए ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, परफॉर्मेंस कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज झूठ है। आपको ही पता है, आप जब देख रहे हैं आपको पता है ये झूठ है, ये आदमी ये है नहीं, बट मैं आपको बिलीव करवा रहा हूँ कि ये सच है। तो ये बड़ी विडम्बना है, और यही उसमें रस लेके आती है। उनका ये सच वाला जो है, जैसे मैंने एक बात नोटिस करी कि आप उनके अगर ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे पुराने, वो भी नाना सर ने हमेशा बोलने का, इसलिए उनकी मिमिक्री भी हो पाती है क्योंकि वो बोलने का तरीका एक है। वो एक मराठी एक्सेंट में हमेशा आता है। कैसे गाँव ना, मैं उनका कर नहीं पाता। नहीं बात ग्रेट एट इट। आई नो, लेकिन उनका नहीं होता। मैं कर लेता हूँ बहुत लोगों का, मैंने 1-2 बार ट्राई किया, पर उनका ना वो मिल नहीं रहा है मुझे, टोन वो स्वर मिल नहीं रहा, वरना मैं पक्का करके दिखाता हूँ। तो उनका ना वो एक है कि मराठी लहजा बड़ा क्लियरली पता लगता है कि आदमी मराठी है। लेकिन ये बात मुझे वहाँ पे बैठ के रियलाइज़ हुई। इससे पहले मुझे ये बात रियलाइज़ नहीं हुई थी कि इनके हमेशा एक मराठी एक्सेंट आता है, क्योंकि सच इतना है जब वो बोल रहे होते हैं मेरा ध्यान ही नहीं जाता इनका एक्सेंट क्या है। मैं सिर्फ उनकी बात सुन रहा होता हूँ और मैं मान रहा होता हूँ कि जो ये बोल रहा है ये आदमी सच बोल रहा है। ये अचीवमेंट मेरे हिसाब से ना, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं ये अचीव नहीं कर पाते। कई बार ना वो एक्सेंट के जैसे वो कौन सी अपहरण में बिहार के बने हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि क्या टॉयलेट में ही रहते हो, बाथरूम में ही रहते हो। वो बोल ऐसे रहे हैं, लेकिन उनका आ रहा है कि हाँ एक मराठी आदमी बिहार की ज़बान बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपका ध्यान नहीं गया। जब मैंने देखा उस टाइम पे, मैंने कहा ये एक बिहार का आदमी, शक्ति फिल्म थी, मतलब कि मुझे फिल्म उस तरह से पसंद नहीं, बट अगेन उनकी परफॉर्मेंस जो है, अब आपको लगता है वहाँ का बिहार का एक गाँव का आदमी है। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं दोबारा उसके बाद मैंने रिविजिट किए ये चीज़ें, और मैंने कहा ये तो अभी भी मराठी एक्सेंट में बोल रहे हैं, पर देखते टाइम आपको ये रियलाइज़ नहीं होता ये सच अलग है। ये अचीव कर पाना एज एक्टर ना, इतना सच। और उनकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे लिए ना वो क्लास थी। 22-23 दिन का साथ में काम था। लखनऊ में शूट कर रहे थे? उनके साथ मेरा इलाहाबाद में था।
लखनऊ में एक्चुअली नाना सर का लखनऊ में शायद नहीं था। हाँ, 2 दिन का कुछ उनका शूट था जिसमें मेरे साथ नहीं था, कुछ उनका छोटा सा वो था। मेन उनका इलाहाबाद में था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ 23 दिन का एक शेड्यूल हमारा साथ में गया है। अब वो इतना बारीकी से सौरभ भाई हमें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। एक होता है ना कि आप एज एक्टर ग्रो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो क्या होता है अब, मतलब मॉडेस्टी अपार्ट, वो आपके सामने खुल के बोल ही सकता हूँ, अब ऐसा नहीं है ना कि कैरेक्टराइजेशन समझ में नहीं आता कि वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं या ये सब, इतना तो कर लिया है। ये सब हो गया। ये अब बैक हैंड पे आराम से चल जाता है, पर फिर भी ना आपको हमेशा लगता रहता है यार कुछ कमी है क्या, कैसे और आगे बढ़ा जाए। वो वहाँ पे नाना सर के साथ मेरा, क्योंकि वो मुझे भी बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए उसकी बात थी। ही लव्ड मी, मैं इतना खुश था, मैंने कहा कुछ तो लाइफ में ठीक हो रहा है। अगर नाना पाटेकर सर जो है मतलब प्यार में एकदम कह रहे आजा, हज्जाम बोलते हैं वो जिनको पसंद करते हैं, है उनका कुछ हज्जाम, अरे हज्जाम आजा, गले वाले लगा के बैठा के उन्होंने बड़ी बारीक बातें मुझसे बोली। जैसे एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टर्स के लिए, और अगर और एक्टर्स भी देख रहे हो तो उनको भी समझ में आए, इमोशनल सीन्स में क्या होता है सौरभ भाई, आप ना फंस जाते अगर टेक ज़्यादा हो रहे हो। तो एक ना उसमें सीन है नाना सर के साथ मेरा, बहुत इमोशनल सीन है और ब्रेक डाउन टाइप का सीन है। तो उसमें कैमरा लगे हुए थे, 2-3 कैमरा लगे हुए थे, वो बेड पे है, मैं उनसे कुछ माफ़ी मांग रहा हूँ। एक्चुअली अंगूठा ना देने के बाद जब मैं बोलता हूँ वो वाला सीन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन, और सेकंड डे ही था। तो एक तो बड़ी वो टेंशन होती है कि यार सेकंड डे ये सीन क्यों रख दिया आपने, अभी तो समझ में नहीं आया है जो भी है। मैं उनके पैरों में पड़ के उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, वो अपनी बातें बोल रहे हैं, फलाना ढिमकाना चल रहा है। तो उसमें पहले वाले में ब्रेक डाउन हुआ, पहले बार में मास्टर में एक बार और मास्टर किया गया कि थोड़ा ऐसे रखते हैं, फिर हुआ। जब तक मेरे क्लोज की बारी आई तब तक ना एग्जॉस्ट हो चुका है, हम 7-8 बार कर चुके हैं, तो ना वो अंदर से ना खाली हो चुका हूँ, इमोशन अभी आ नहीं रहा है। तो बड़ा भारी से मैंने कहा यार क्या ये हो रहा है, अब चलो क्लोजर। सेकंड डे था, नर्वस भी था कि यार नाना सर सामने है, अभी नहीं करूँगा तो कैसा लगेगा, ये बोलेंगे एक और आया है बकवास सा। तो प्रकाश सर के साथ पहली बार कर रहा हूँ, पहला इस तरह का सीन है, बड़े प्रेशर में हूँ ये वो। तो मैं आया, वो आके मैं ऐसे बैठता हूँ उनके पैरों पे, तो पलंग ना थोड़ा सा सरक गया, तो मार्क से थोड़ा मैं ऑफ हुआ। तो 4 लाइनें ही हुई थी और मैं कोशिश कर रहा था कि नहीं यार मुझे उतना ही इमोशनल जितना पहले में आया था सही लेके आना है। मैं लगा हुआ एकदम से कट किया प्रकाश सर ने कि यार कुछ मार्क का प्रॉब्लम हो रहा है क्या। मैंने कहा सर थोड़ा पलंग सरक गया। मैं बोला ठीक है दोबारा लेते। जितनी देर में ये चेंज हो रहा है, दोबारा सेटअप हो रहा है, नाना सर उठे, हल्के से ऐसे मेरे गाल पे हाथ रखा, बोले इधर। मैं उनके पास गया, तो मुझे बोले, कह रहे हैं मुझे पता है 7 बार हो चुका है, अंदर से खाली लग रहा है ना। सो ना एक्टिंग मत कर, लेकिन कह रहा तो 7 बार करके ना वहाँ जा चुका है, अब बस बैठ और बोल दे, हो गया, तू वहीं पे है, ट्रस्ट कर अपनी इतने साल की ट्रेनिंग को। ये बोल के वो पीछे गए। मैंने कहा ट्राई करते हैं यार। मैं बैठा और मैंने सिर्फ आराम से बोला, और एग्जैक्टली जिस टाइम पे होना चाहिए था अपने आप, मतलब मैं अभी देखो कुछ एफर्ट नहीं, और अपने आप ना वो वहाँ पे वॉइस ना क्रैक हुई, क्योंकि बॉडी माइंड मेरा उस जोन में जा चुका था। बट आई वॉज पुटिंग एन एफर्ट कि मुझे लग रहा है कि शायद कुछ हो नहीं रहा, पर मैं मेंटली पहुँच चुका हूँ। आई थिंक इस स्टेज पे ये सीख बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तो पहले ही दिन था, उसके बाद में छोटा छोटा आगे तू ऑब्जर्व करते में तेरा चेहरा किस तरह का है, अपने चेहरे को सवाई, तो तेरी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है। कह रहा तुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तू सिर्फ सोच और लाइन बोल। कह रहा तेरी आवाज़ में एक सच है, तू बस लाइन बोला कर, तू चेहरा मत हिला, तुझे ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारा चेहरा मोबाइल है, तो मैं हिलाता हूँ। कह रहा मेरी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं मुस्कुराते में। कह रहा तेरा नहीं है, तुझे कुछ करना ही नहीं, तू खड़ा हो, लाइन बोल, तू पार है। आप बोलते हैं यार इतना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, सिखा, छोटी छोटी चीज़ें कि ये मत कर। वो बड़ी एक खूबसूरत बात बोले यार सौरभ भाई, बोला इस पर कभी हम लंबी भी करेंगे वरना आपका इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं आप बोल दीजिए, तसल्ली की बात है। हाँ, एक बड़ी खूबसूरत बात बोले वो बोले कि ग्लिसरीन लेने पे, वो बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है ग्लिसरीन लेने वाले लोगों से, भाई एक टूल है, आपको आंसू दिखाने हैं, आप ग्लिसरीन लीजिए। बोले पर बात क्या है जीशान, एक सोचने की चीज़ है कि ऑडियंस जो आई है पैसा दे के देखने, कह रहा मैं तुम्हें रोता हुआ देखने आई है क्या। मैंने कहा मैं सर समझा नहीं बात। बोले वो तुझे रोता हुआ देखने नहीं आया, वो तुझे जब तू उनके जैसा था सूखी आंखों वाला, वहां से आंखें गीली होता हुआ देखने आए। सुनो, तो ग्लिसरीन लेके ना जब शॉर्ट एक्शन होता है ना तब तेरी आंखें गीली होती हैं, तो उनसे अलग होता है उस टाइम। कह रहा जब एक्शन शुरू हो ना तो तेरी आंखें सूखी होनी चाहिए, सीन खत्म होते होते
तेरी आंखों में अगर पानी आ गया तो ऑडियंस की भी आंखों में पानी आएगा, जो बहुत सच बात है जी वो रिलेशन के, मतलब एज एक्टर जो है ना मेरे लिए एकदम से था कि हाँ यार इतनी, तो वही बड़ी बारीक बारीक बातों पे जो उनसे डिस्कशंस हुए ना, बहुत बहुत ज़्यादा मजा आया। मतलब मैं वो समझ में आ ही रहा होगा मेरे बोलने जी, के तरीके बिल्कुल। से। इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट। इस पूरी बातचीत के दौरान कई पारिभाषिक शब्द भी आ रहे हैं और अभी हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे दोस्त, वो आपको समझाएंगे भी थोड़ा आसान भाषा में, जिन दर्शकों को नहीं पता है ब्लॉकिंग क्या होती है और क्लोजअप सीन, क्योंकि एक मास्टर लगता है ना, पूरा कैप्चर करते हो, थोड़ा सा वो बता दीजिए, क्योंकि आगे भी आएगा और आगे के सिनेमा इंटरव्यूज में भी आपके लिए काम आएगा। देखिए ब्लॉकिंग बेसिक तौर पे कि अब जैसे हम लोगों का इंटरव्यू हो रहा हम एक ये कैफे यहाँ लता पे में बैठे हुए हैं। कॉफी शॉप में बैठे हैं। अब बात यह है कि ये जो है कहीं पे भी हो सकता था, ये इंटरव्यू जो है उस कोने में भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। तो एक होता है टेक्निकल एस्पेक्ट होता है ब्लॉकिंग का, जिसमें लाइटिंग वाइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो अभी हमने भी देखा कि वहाँ नहीं बैठ सकते, लाइट नहीं आएगी या बैकग्राउंड का, ये टेक्निकल ब्लॉकिंग होती है। देन उसके बाद दो लोग जो बात कर रहे होंगे, अब इसमें ये तो इंटरव्यू है तो हम आमने सामने बैठे हुए आराम से, यही कोई अगर सीन होता कि हम कुछ चला खरीद फेरी कर रहे हैं, कहीं इसमें रुक चल रहे रहे हैं, तो उसमें किस डायलॉग से कहाँ तक के पार्ट में हम चलेंगे, फिर हम कहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, फिर उसमें एक आदमी खड़ा रहेगा, एक बैठा रहेगा, उसके मीनिंग्स होते हैं, जो डायरेक्टर क्रिएटिव होते हैं वो उसमें मीनिंग्स भी ऐड करते हैं कि कब कौन ऊपर दिख रहा है, कौन नीचे दिख रहा है। बट हाउ यू विल मूव in a situation in any space, that is blocking, and you just block that movement के, so that technicians also know कि exactly क्या movement होने वाली है, आपकी बाकी सारे चीज़ें sync में आ जाए। तो that is a more of a visual thing which जिसको और blocking, उसी के हिसाब से कैमरे का प्लेसमेंट होता है, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ शॉट्स भी। इवन थिएटर में भी, मतलब जो रंगमंच के लोग हैं उनके लिए भी कि लाइटिंग कहाँ पे होगी, इस टाइम पे इस एरिया में लाइट डालेंगे क्योंकि इन डायलॉग्स के टाइम पे यहाँ पे आ जाते हैं, फलानी लाइन पे हम ट्रांजिशन लेंगे लाइट का किसी भी तौर पे, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट। शॉट्स बता दीजिए, क्योंकि आप बता रहे थे कि क्लोजअप शॉट ले रहे थे वो मेरा। हाँ। उसके पहले कितने शॉट्स हो जाते हैं वो थोड़ा सा। शॉट देखिए जनरली मोटे तौर पे, मतलब वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल शॉट्स होते हैं, पर जो एक जनरल आइडिया रखा है था वो था वाइड शॉट, जिसमें मान लीजिए अगर हम, आपने देखे होंगे ऐसे शॉट्स के, इसके बाहर का शॉट लगा हुआ है, हम दोनों छोटे छोटे से दिख रहे हैं, आपको पता लगता है कि एक पूरी पूरे स्पेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जनरली वाइड शॉट इस्तेमाल किया जाता है, और या एनर्जी को भी कई बार एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। तो वाइड शॉट है, पूरा कॉफी शॉप दिखेगा, उसमें दो लोग आपको बैठे हुए दिख जाएंगे कि आमने सामने बैठे हुए। देन एक होता है मिड, जो जनरली यहाँ तक रखा जाता है, मिड शॉट, कि अगर इनके हल्की सी टेबल भी दिख रही होगी अगर इस फ्रेम में, ये थोड़े से कागज दिख रहे हैं, पेन, ये कि अगर आपको यहाँ से देखने में ये ग्लास तक दिख रहा है, तो ये इतना बड़ा अगर एरिया दिख रहा है तो ये मिड शॉट हो गया, जिसमें आप थोड़ा मेरे करीब आए। क्लोजअप होता है जब आपको सिर्फ मेरा चेहरा जो है दिख रहा है, उसमें टाइट क्लोज भी जाता है, कई बार आपको सिर्फ इतना चेहरा दिख रहा होता है, भरपूर एक्सप्रेशन, भरपूर एक्सप्रेशन से अंदर क्या चल रहा है एकदम अंदर जाने की कोशिश। तो ये मोटे तौर पे फ्रेमिंग के बेसिक आइडिया। उसके बाद पे ट्रैक है, पैन है, वो सब तो टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगी। अच्छा चलिए अगली कहानी पर आते हैं, कहानी जिसका नाम है कथा। है बनते बनते बन ही गई ये फिल्म या अभी भी? बन चुकी है, डबिंग हो चुकी है, सब हो चुका है। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली मैं भी घुसा नहीं, पर कुछ तो इशू है। आई थिंक प्रोडक्शन और डायरेक्शन, कुछ राइट्स को लेके कुछ तो मसला है, मुझे नहीं पता। खालिद मोहम्मद की फिल्म? हाँ, खालिद मोहम्मद साहब ने डायरेक्ट की थी, मैंने नसीर साहब वाला कैरेक्टर किया था, मनीष पॉल ने फारूक साहब वाला कैरेक्टर किया था। एक शर्मिला मांद्रे करके एक एक्ट्रेस हैं, वो कन्नड़ इंडस्ट्री में काम करती हैं, उन्होंने किया था दीप्ति जी वाला कैरेक्टर। इससे पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, कथा एक बहुत कमाल की फिल्म है जो 80 के दशक की शुरुआत में आई थी। मुंबई के एक चौल जैसे स्पेस की कहानी है, जहाँ पर एक व्यक्ति है, नसीर का किरदार, जो कि अपनी पड़ोसन से, उसी चौल में रहने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता है, कह नहीं पाता, भरपूर हिचक है उसके भीतर, जो उस ज़माने में बासु भट्टाचार्य या ऋषिकेश मुखर्जी के तमाम पुरुष किरदारों में नज़र आती थी। फिर उसका एक तेज़ तर्रार, बातूनी, वाचाल दोस्त आता है, फारूक शेख टाइप का, और चीज़ें बदल जाती हैं। शी फॉल्स इन लव विद हिम वगैरह वगैरह। ये इतनी मुझे प्यारी लगी थी फिल्म कि मैं आपको बड़ी व्यक्तिगत चीज़ बताऊं, मेरी एक भतीजी का नाम मैंने कथा रखा है, उसका नाम है कथाश्री जी। तो ये अभी रिलीज़ की? मुझे अब तो नहीं लगता, क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं। मैंने जनरली 5 साल 6 साल बाद किसी फिल्म का सुना भी नहीं कि 6 साल पहले पूरी बन गई हो और
बाद में रिलीज़ हो, तो आई होप कि कहीं हो रही हो। जी मतलब देखिए, सच्ची बात, मतलब बड़ी सेल्फिश सी बात, मेरे लिए उसमें वो पूरा हो गया था प्रोजेक्ट इस तौर पे कि खालिद मोहम्मद साहब के साथ सही परांच में मैम, जिन्होंने डायरेक्ट करी थी कथा ओरिजिनल, वो क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हीं की फॉलो की गई थी, तो उन्होंने फ़ोन पे बात कराई थी एंड शी लव्ड माय परफॉर्मेंस। तो मैंने कहा भाई मेरे लिए ये फिल्म पूरी हो जाती है, अपना हो गया। अब ये रिलीज़ हो रही है नहीं हो रही है भाई, ये अब बाकी लोगों की चिंता है। मैं खुश हूँ कि सही परांच में मैम ने बोला कि भाई तूने बहुत बढ़िया। गुड, शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन। अरे एक और वेब सीरीज़ है, मुझे ध्यान है जब हम लोगों की पहली बार बतौर जर्नलिस्ट और एक्टर, दूसरी बार एक्चुअली मुलाकात हुई थी, समीर फिल्म आई थी क्या दक्ष चारा की, सही, और अब समीर तिवारी की एक आप वेब सीरीज़ कर रहे हैं लल्ला, हाँ उसमें भी आप लीड रोल में थे, इसमें भी लीड रोल में है, बताइए ज़रा। ये मतलब देखिए बिहार में बेस्ड है कहानी लल्ला, और ये बड़ी मुश्किल है, अभी रिलीज आई नहीं, कितना खोले कितना बताए। हाँ मतलब वो ना ये बड़ा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ही पूछ रहे हैं, अब नहीं पता नहीं होता ना, बाद में आके वो लोग बोले अरे भाई ये तो नहीं बताना था आपने, देखो ये बता दिया। यही बता दिया था। तो हम मोटे तौर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या रहे, और बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करती है, इतना पक्का है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। एंड देन देयर इज़ वन कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जो जिसका बचपन थोड़ा सा घर में मार पिटाई देखते हुए बड़ा हुआ है, तो साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है उस तौर पे। एंड हाउ ही बिकम्स अ, मतलब वो कैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाता है, जी एंड थोड़ा वायलेंस भी है उसके अंदर, तो वो कैसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो लोगों को मार पीट रहा है उसके लिए, उस तरह का। एंड प्लस एट द सेम टाइम वो एक टीचर भी है, तो वो एक उस तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि वैसे टीचर है, पढ़ा रहा है, इस ट्राइंग के भाई इसका बड़ा लार्जर सोल्यूशन ये है कि एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, तो वो कर रहा है, बट अभी उसको उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो थोड़ा बीच बीच में वायलेंस का सहारा लेता है। एंड देन गिरीश का कैरेक्टर है जो एक पुलिस वाला है, करप्ट पुलिस ऑफिसर का है, बहुत काफ़ी बड़ी कास्ट है, मानसी जी है, स्वाति सेमवाल है, विदिता बाग है, काफ़ी लोग। कहाँ शूट किया था? ये हम लोगों ने शूट किया है बम्बई के पास एक जगह है वाई, वहाँ पे जो है उन लोगों को उस तरह की चीज़ें मिल गई थी जहाँ पे गांव का सेटअप बनाने। हाँ मुझे नहीं पता पीछे का सामान मतलब कैसे पहाड़ी वहाड़ी मैच होगी, पर उनका कहना था कि मैच हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई मैं कभी उस तरह से बिहार गया नहीं हूँ, बिहार के इंटीरियर्स में तो हो सकता है मैच कर रही हूँ। तो बिहार के कई इलाके हैं, जैसे आप बनारस और उसके नीचे मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला इलाका है, वहाँ से जब आप बिहार में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले एक ज़िला पड़ता है कैमूर। हाँ कैमूर अपनी पहाड़ियों के लिए विख्यात है, फिर कैमूर से आप आगे जाते हैं सासाराम, और फिर और आगे नदी आती है, तो उस तरीके का है। हाँ, तो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने उसी के रेफरेंस में दे मस्ट हैव थॉट कि हाँ ये हमें वाई में मिल रहा है, तो हमने वाई में शूट की पूरी, और थोड़ा सा बॉम्बे में कुछ था इंटीरियर के, पुलिस स्टेशन बॉम्बे में लगा लिया ऐसा, लेकिन मेजरली आई थिंक 1.5 महीने का शेड्यूल वाई में किया। अभी आपने टीचर का जिक्र किया, हम एक टीचर को जानते हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, आप भी शायद उन्हें जानते हो, वो मुंबई में कई एक्टर्स की टीचर रही हैं, किनकी रही ये मैं नहीं बता सकता, उनका नाम है रसिका आगाशे। वो शायद आपकी पत्नी भी हैं। जी इत्तेफाक से। नो शायद देर। बताइए रसिका आगाशे से आपने क्या सीखा? नाना पाटेकर और तमाम लोगों का तो बता दिया, ईमानदारी से बताना है और विस्तार से बताना है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। रसिका से क्या सीखा? अरे बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है, मतलब क्योंकि आप समय ले लीजिए, मैं इसका जवाब लिए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, तो आई थिंक रसिका मेरी सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स में से एक है, हर लेवल पे, मतलब लाइफ पे तो है ही, मैं पहले एक्टिंग पे बात करता हूँ, लाइफ का तो फिर सबको पता ही है कि साथ में जी रहे हैं। तो मतलब कई बार होता है ना कि आपने कुछ मेरा काम देखा, आपको लगा यार हल्का सा कुछ 19 गया, और आपने बोला कि नहीं ठीक है, पास ऑफ हो गया, तो आप दोस्त के तौर पे भी, आप क्रिटिक के तौर पे भी आप बोल देंगे कि यार बढ़िया हुआ निशान, अच्छा किया तुमने। रसिका वो पूरा सपोर्ट देगी, क्योंकि एक्टिंग टीचर भी है, खुद भी एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है, तो वो ना हल्का सा ये वाले पॉइंट्स बताती है कि बड़े तौर पे एज परफॉर्मर क्या गलत हो रहा है। क्योंकि ख़ास तौर पे फिल्म में अगर मैं बात करूँ, फिल्म में क्या होता है, देखिए थिएटर और फिल्म का वो एक बेसिक उदाहरण से समझाइए भाई साहब, समझ में नहीं आएगा वरना। कि
जैसे पहले मैं नाटक और फिल्म के तौर पे अगर बोलूँ तो नाटक में क्या है कि भाई एक मैंने परफॉर्मेंस की, वो आई, जैसे मैं NSD में था, तो NSD में हमने सबसे पहला एक मेरा प्ले हुआ था, वो पिछले पहले इंटरव्यू में उसका जिक्र भी हुआ था, मालविका अग्निमित्रम, कालिदास का नाटक है वो, KS राजेंद्रन सर ने डायरेक्ट किया था, तो मैं अग्निमित्र बनता था उसमें। मैं आया हूँ, मैं दिल्ली का आदमी, स्पोर्ट्स का आदमी था, तो स्टिफ बॉडी थोड़ी सी है वो। NSD में आए हैं, 1 साल की ही, थोड़े बहुत योगा वोगा से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आई है, उसमें भरतनाट्यम करना होता था काफ़ी पार्ट्स में। तो राजा बने हुए हैं, वो अपना हाथ में वो डाल के अंग वस्त्र और सब माला वाला पहन के हम कर रहे, लोग देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यार अरे बहुत बढ़िया है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, हिंदी हिंदी बोलिए, संस्कृत साफ है ज़बान, वो सब चल रहा है। दोस्त जो कॉलेज के मिल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं यार अरे बहुत बढ़िया यार, हमें उम्मीद नहीं थी तुम डांस कर सकते हो, फलाना ढिमकाना। रसिका वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला था कि नहीं सही हुआ, सोना पर यार थोड़ा ना बैक ना, तुम्हारा ना परफॉर्म करते हुए ना तुम बैक का इस्तेमाल ना टाइट करने में करते हो। तो कह रहे हो क्या है कि भरतनाट्यम के साथ ना कोर को टाइट रखो, बैक को मत करो, डांस के मूवमेंट्स तुम्हारे सही नहीं दिख रहे। अब थिएटर में फ़ायदा क्या होता है कि मैं नेक्स्ट शो में वो ट्राई कर सकता हूँ, एंड यू कैन कीप ऑन ट्राइंग। पर मुझे अपनी बॉडी पे किस तरह का काम करना है के लिए रसिका से डिस्कशन हुए, क्योंकि वो खुद डांसर रही है, 6 साल भरतनाट्यम में ही ट्रेंड है। तो उसने बोला कि भाई ये इस पे काम करना है, फलाने पे काम करना है, देन मेरी ग्रोथ होती है उस तौर पे। फिल्म में क्या मसला होता है कि फिल्म में अगर आप आगे मुझे बोलेंगे ना यार मज़ा नहीं आया, वो वाला सीन ना तुमने ठीक से नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम ये है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, वो छप चुका है। तो अगर आपने वो बोला तो मैं बोलूँगा अच्छा नहीं आया बस, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कई बार वो लोगों को एरोगेंट साउंड कर जाता है, ठीक है, आदमी बोलता है कि अच्छा ओके ठीक है। रसिका ये समझती है बीइंग एन एक्टर कि भाई ये मसला है। तो वो आके जैसे उसमें मुझे याद है जन्नत 2 जब मैंने करी थी, बहुत तारीफ हुई, फलाना ढिमकाना सब था, उसने आके मुझे तब एक्चुअली एग्जैक्टली सेम एक लेवल पे जो मालविका अग्निमित्रम के टाइम पे था, उसने बोला यार थोड़ा सा ना अगले उसमें थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी सी ना स्पाइन स्टिफ हो रही है स्क्रीन पे, और जब क्लोज आ रहा है ना, मतलब वो अभी जो हमने बताया क्लोज शॉट जब आता है तो ज़्यादा परफॉर्मेंस इधर आ जा रही है, वो पता लग रहा है कि बॉडी आपकी नहीं चल रही है, सिर्फ चेहरे से तुम एक्टिंग करके बच जाओगे ऐसी उम्मीद कर रहे हो। नाउ दिस इज़ वेरी यूजफुल। ये जब फिर मैं उसके बाद रंजना करने जाता हूँ तो आई कीप दैट इन माइंड कि नहीं यार मेरी स्पाइन, मेरी बॉडी जो है वो रिलैक्स होनी चाहिए, मेरी स्पाइन मूव करनी चाहिए जब मैं कहीं खड़ा हूँ, कोई मूवमेंट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की बातें हैं। बाकी उसके अलावा फिर वो करेक्ट अप्रिसिएशन देना कि तुमने कुछ अपना गेट चेंज किया है, अपना हल्का सा इस बार तुम्हारी मूवमेंट में कोई डिफरेंस था, कि तुम जब चल रहे थे तुम पैर दोनों बड़े मिला के चल रहे थे। जैसे वो एक हमने करा था 377, एक फिल्म करी थी Z5 पे आई है, 377 के एबॉलिशन के ऊपर बनी हुई फिल्म है। तो उसमें जो है मैं आरिफ जाफ़र का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो उसमें मैंने कुछ एक वॉक का एक तरीका हल्का सा चेंज किया था। तो नोटिसिंग दैट एंड सेइंग यार वो इंटरेस्टिंग है, उससे वो हुआ। तो इस तरह की बातें ज़्यादातर चलती हैं हमारे। तो वो मेरी सबसे बेहतर क्रिटिक और टीचर है कि मज़ा नहीं आया। क्या मज़ा नहीं आया? परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी थी, लोग तारीफ़ करेंगे तुम्हारी, पर तुमने ना इस बार बड़ा ईजी ले लिया। तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ ये वाला तो यार मेरी एली में है, हाँ ठीक है जाऊँगा सेट पर लाइनें लूँगा और बोल दूँगा। अगर वो पता चल रहा है कि तुमने वो नहीं माना, तो शी इज़ द वन जो मुझे पुश करती है कि नहीं नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें अभी भी मेहनत करते रहना है। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप में से जो लोग अभी रसिका अगाशे के काम से वाकिफ़ ना हो, तो हंसल मेहता की जिस सीरीज़ स्कूप का जिक्र हो रहा है, उसमें जो सबसे शानदार परफॉर्मेंस में से एक है जेल की वो क्रूर वार्डन जो करिश्मा तन्ना के किरदार को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करती है, वो रसिका आगाशे हैं। उन्होंने एक बड़ी शानदार वो मराठी फिल्म बनाई भी तो है, क्या नाम है? टीचर शहर होना। तो आप उनके काम को खोज के देख सकते हैं। मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी है आप लोगों के साथ, दोस्त होने के अलावा। मालविका अग्निमित्रम मेरी ज़िंदगी का पहला नाटक है जो मैंने देखा है स्कूल से इतर। मैं दिल्ली आया था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, 2004 से 6 में मेरा मास्टर्स हुआ वहाँ से, और हम लोग JNU से आए थे देखने, इसलिए वो नाटक छपा है मेरे दिमाग पे। वो इतना अद्भुत था, और संस्कृत क्लासिक तो पहली बार देख रहा था। और उसके बिल्कुल शुरुआत में आप सारे एक्टर्स, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, स्टेज पर आते हैं और वो
नांदी पाठ, हाँ। नांदी पाठ करते हैं। सो दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं हाँ। और गोल तो बिलाशक है। अच्छा, डिक्शन पर भी कभी वो टोकती हैं आपको? डिक्शन पे एक बार उसने बोला था मुझे इस तौर पे कि थोड़े ना ये ध्यान दो कि अगर गांव का कैरेक्टर है तो नुक्ते कम करो। मैंने कहा हाँ, कई बार ना, क्योंकि फ्लो में अपने आप नुक्ते लगते हैं मेरे, तो वो थोड़ा उल्टा है कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कि हमेशा हर कैरेक्टर नुक्ता नहीं लगाएगा। मैंने कहा हाँ सॉरी। तो स्वाभाविक रूप से आए तो ठीक है कैरेक्टर, हाँ, कैरेक्टर में आ रहा है तो ठीक है भाई, कितना पढ़ा लिखा है, किस जबान में बात करता है, नॉर्मली जो लिखने में आपको पता लग जाएगा ना पढ़ने में कैरेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जैसे वही वाली बात के जो लल्ला में मैंने किरदार किया है, अब वो ये कि जैसे उसको अगर ज़ को जा करो तो कई बार वो ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ता है कि फिर आपको बिल्कुल ही वैसी देसी भाषा में जाना है, पर आप ग हटाना चाहिए आपको। ग की जगह आदमी ग बोलते, क्योंकि ग थोड़ा डेलिकेट नुक्ता है या ख थोड़ा डेलिकेट नुक्ता है, तो वो लोग मिस कर देते हैं। तो क आप मिस करिए, बाकी फ करने की ज़रूरत है, फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर बोलो, और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोल दो, पर मतलब ख ये मतलब है। तो ये बड़ी बारीक सी चीज़ें होती हैं, पर हाँ ये नोटिस होती हैं। जैसे इस वक्त हमारी बातचीत में बारिश का नुक्ता लग रहा है बिना किसी एफर्ट किए, तो अगर आपको सुनते हुए या देखते हुए इंटरव्यू किसी भी किस्म की खरखराहट लग रही है तो आप अपने हेडफोन्स को दोष मत दीजिएगा। बारिश है और छत निहायत ही पारदर्शी है देखने में भी और ध्वनि के लिहाज से भी, क्योंकि ये एक मेकशिफ्ट कैफ़े है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आप जब जीशान को देख रहे हैं तो इनके पीछे एक अग्निशमन यंत्र लगा है पोर्टेबल किस्म का, और हमारे जो अमितेश भाई साहब हैं जिनका कुक्कुट पालन का संयंत्र लगना है ब्याह के वास्ते, तो इनको इस बात की चिंता थी कि फ्रेम पर ये कैफ़े है, ठीक है, सदाशयता पूर्वक हमारे मित्रों ने यहाँ शूट की इजाज़त दी है, तो ये ऐसे ही रहेगा, हम इनका कैफ़े नहीं बदल देंगे। हम लोगों ने अभी नाना पाटेकर एक्टिंग स्कूल का जिक्र किया, मनोज वाजपेयी, आपने जोराम में उनके साथ काम किया है, बहुत चर्चा हो रही है इस फिल्म की, काफ़ी फेस्टिवल्स में घूम रही है, बताइए। अगेन अभी पिछले साल वो साइन करने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। मनोज सर तो शुरुआत से मेरे उसमें रहे हैं कि भाई उनके साथ कभी काम करने को मिले। मतलब मैं वो कहानी तो मैं बहुत बार शेयर कर ही चुका हूँ कि अक्स देख के मैं वापस चला गया था बम्बई से। मैं 2003 में बम्बई गया था कि अरे हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो हैं खलीफा है हम तो देखो आग लगा देंगे। पहुँच गए तो हम अपना पहुँच गए मुँह उठा के कि बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन पे खड़े होंगे सारे लोग, कह रहे बैग आप हमें दीजिए और सीधे चलिए शूट पे। इस एटीट्यूड से पहुँचे, वहाँ पहुँचे कुछ नहीं, 15 दिन जो है ऐसे ही इधर उधर पड़े रहे, लफाजियाँ करी दोस्तों के साथ, ये सब टाइम पास किया। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे जो है गलती से टीवी पे अक्स देखी और अक्स में मनोज वाजपेयी सर की परफॉर्मेंस देखी, और इतनी अकल कम से कम ऊपर वाले ने दी हुई थी कि वो देखा और मैंने कहा भाई अपन एक्टर है नहीं, अपन ने मान लिया है कि अपन एक्टर है, क्योंकि अपने को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये अप्रोच कैसे किया है कैरेक्टर, ये कैसे कर सकता है आदमी, कि ये हल्का सा सररियल क्या सोचा क्या कि मैं इस कैरेक्टर को ऐसा रखूँगा, ये थॉट कैसे आएगा। तो वहाँ पे हमने बोला भाई हम अपने हथियार डालते हैं और हम अब एक्टिंग नहीं करेंगे। तो हमने एक्टिंग छोड़ी वहाँ पे अपनी जान, वापस आ गया, MSc मैथमेटिक्स वगैरह की तैयारी की। फिर उसमें खैर NSD में एडमिशन हुआ, वो कहानी तो मैं पिछले बार में शेयर करी थी। तो वो फिर NSD में एडमिशन हो जाता है और फिर वो करते कराते आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर है बम्बई पहुँच के जैसे वो है मेरे लिए कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का एक बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि मुझे मनोज वाजपेयी सर का फ़ोन आया और मेरे पास नंबर था नहीं। मुझे याद है मैं रईस के शूट पे था और मैं तैयार हो रहा था वापस जाने के लिए कि पैकअप हो गया है, और फ़ोन बजा, कोई अननोन नंबर, वो कपड़े बदलते बदलते जैसे लगाया और हेलो, तो बोले हाँ जीशान अयूब बोल रहे हैं आप। मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? कह रहे हैं मैं भी एक एक्टर हूँ, मेरा नाम मनोज वाजपेयी है। मैंने कहा अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप ऐसे क्यों बता रहे कि एक एक्टर हूँ? बोले कि अरे जीशान मैंने तुम्हारी वो देखी तनु वेड्स मनु रिटर्न। मैंने कहा सर सब छोड़ दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। 5 मिनट पर मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ फलाने मुकाना। और बोला आराम से जीशान, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं, मैं बस ये बता रहा था बहुत अच्छा काम लगा, तो मुझे लगा मैसेज ना करूँ, फ़ोन करूँ तुम्हें, और सराहना चाहिए फलाना मुकाना। देर पर हम लोग फ़ोन पे कांटेक्ट में रहे, पर ये सपना था कि यार कभी ना मनोज सर के साथ
स्क्रीन शेयर करने को मिले। और मैं स्कूप का ही शूट आधा हो चुका था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था बीच में 3-4 दिन के लिए, और मुझे बीच में फ़ोन आया कि यार ये मई में शूट करना है और देवाशीष बना रहा है। देवाशीष को भी मैं बहुत पहले से जानता था कि ये फिल्म बना रहा है। मैंने कहा यार करते हैं। देवाशीष मखीजा। देवाशीष मखीजा जिन्होंने इससे पहले भोसले बनाई, अज्जी बनाई, तो उन्होंने बोला कि भाई वो फिल्म बना रहे हैं, आप करेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, देवाशीष की फिल्म बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दोस्त है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो और ऐसा ऐसा है, एक कास्ट जो हमारे वो है एक कैरेक्टर दसरू का, वो मनोज वाजपेयी कर रहे हैं और बाकी दूसरे मैंने कहा मैं कर रहा हूँ आपकी फिल्म। तो बोले कि हाँ मतलब फिर हम ये करते हैं। मैंने कहा नहीं सुनो, मैं मतलब देवाशीष की थी इसलिए तो करना ही वाला था, मनोज वाजपेयी सर है तो बात ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा उसमें तो आप मुझे पीछे गुजरने का या कुछ ऐसा भी बोलोगे ना, मैं आके कर दूंगा। तो बोले नहीं नहीं ये कैरेक्टर वो है। देन फाइनली पहली बार रत्नाकर का रोल है आप। रत्नाकर का रोल, हम पहली बार फाइनली मिले इसके उस पे सेट पे जोरम के। मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा भाई और वो वैसे भी पहली बार मिले थे। पहली बार मिले। अब कोई उससे पहले कभी मिले नहीं थे। फ़ोन पे हमारी कई बार बात हुई है कि भाई फलाना देखना, वो इंटरेस्टिंग काम हुआ है। वो फ़ोन करके कई बार बोलते थे कि भाई देखो, प्रतिभाशाली लोग जो होते हैं उनसे सुन के अच्छा लगता है कि काम कैसा हुआ नहीं हुआ, तो हर बार खुश हो जाता था। तो इस बार पहली बार मुलाकात हुई और मतलब क्या बोलूँ मैं, पहले तो शाम में अभिभूत हुआ ही बैठा था कि यार मनोज वाजपेयी के साथ में बैठा हूँ। वो पूछ रहे हैं भाई क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। कमाल का मटन बनाते हैं वो, मतलब ऐसा मटन बनाते हैं कि कोई आसपास भटक नहीं सकता। और अपने दोस्तों को आग्रह करके प्रेम से खिलाते भी हैं। बहुत ज़्यादा। तो उनका वो वाला था कि भाई तू मटन पसंद है तुम्हें? मैंने कहा इसको मतलब मटन किसे पसंद नहीं होता जो नॉन वेज खाता है, जिसको खाने का शौक है। बोले अब देखो तुम। तो उन दिनों वो थोड़ा डाइट पे थे क्योंकि उस कैरेक्टर में उनको ज़रूरत थी बिल्कुल ही वेट लॉस की। तो Skinny वो दिखना। बिल्कुल स्किनी दिखना था, वो आदिवासी बने हैं और वो सब। तो उन्होंने नहीं, वो नहीं खा रहे थे। कह रहा मैं इसी बात पर परेशान था कि मैं अगर नहीं खा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम किसी को खिला तो दूँ, तो मुझे लगता है मेरा पेट भरा। अब मुझे एक आदमी मिल गया है, उन्होंने इतना खिलाया, 4 दिन में पेट गर्म हो गया, दाने वाने आना शुरू हो गए। तो उनके साथ में बहुत अच्छी जमी। और फिल्म जो है एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है। तो मतलब जिस वजह से मनोज सर और देवाशीष का करने का शुरुआत होती है ये फिल्म करने की, तो जिस पॉलिटिक्स के बारे में बात करती है, जी। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी पॉलिटिक्स है। मतलब जो आदिवासियों के राइट्स से लेके डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो जाता है क्या नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब वो रिव्यूज़ अगर आपने पढ़े हों जो बाहर के जी, देशों बिल्कुल। में आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती हुई फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरा। एंड अभी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, जैसा आपने बोला कि फेस्टिवल्स में, जैसे मैं बड़ा साफ बोल रहा हूँ मैं, कई लोग इस बात से ऑफेंड भी हो रहे हैं पर मैं कुछ नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ क्या करने लगे हैं, लोग बाहर जाते हैं फेस्टिवल में, उन दिनों में एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखवाते हैं और यहाँ पे आकर बोल देते हैं कि साहब हमारी तो फिल्म स्क्रीन हुई, फलाने फिल्म फेस्टिवल में भी ये दिखाई हमारी गई। फिल्म चली। और ये बहुत वक्त से बहुत हो रहा है, स्कैम है। बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में हमारी गई हैं, मतलब इनवाइट हुई है, सेलेक्ट हुई है। जोरम जो है वो एक्चुअली बहुत वक्त बाद वैसा हो रहा है कि वो फेस्टिवल्स में कंपटीशन सेक्शन में सेलेक्ट हो रही है। पर अभी तक उस तरह से कुछ जीते नहीं है हम, पर होपफुली, पर आई थिंक इतना भी अप्रिसिएशन बहुत। डरबन, सिडनी, कई जगह। हाँ, तो रॉटरडैम में हमने वो किया था, प्रीमियर किया था, उसमें भी मेन कंपटीशन सेक्शन में थी। अभी भी जहाँ पे भी जा रही है, डर्बन में, सिडनी में गई, सारे उनमें कंपटीशन सेक्शन में। तो ऑफिशियल सिलेक्शन है, इट्स नॉट लाइक के अपने आप कोई आदमी प्राइवेट स्क्रीनिंग कर रहा है वहाँ पे। तो वी आर रियली होपफुल। यार मज़ा आया था फिल्म बना के, फिल्म अच्छी बनी है, मैंने देखी। जनरली अपना काम देखता हूँ नहीं, पर हम रॉटरडैम में थे, क्या करते, देवाशीष ने ऐसे हाथ पकड़ के बैठा लिया, इधर मनोज सर को, इधर मुझे, कि दोनों बैठो वरना मैं भी नहीं देखूंगा, देखो। तो हमें देखनी पड़ी, बढ़िया फिल्म। क्या सीखा मनोज वाजपेयी से? यार मतलब देखो, वैसे तो सौरभ भाई बहुत कुछ सीखा। कि जैसे आपने नाना पाटेकर हाँ। का या रसिका का प्रोसेस समझाया ना। देखिए इसमें ना सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ी सी वो रही सीखने के उसमें है कि मेरा ना साथ में शूट बहुत करना, मतलब वो कहानी जो है ना वो थोड़ी, अगर आप उसका रिव्यू पढ़ेंगे तो वो चेज है। तो मनोज सर एक आदिवासी रन व्यक्ति पे है, बेटी की वजह से वो रन पे है। वो रन पे है, रत्नाकर पुलिस वाला पुलिस है, वाला और है वो जो उसको chase फॉलो कर रहा है। तो वो चेज में ना हम मिलते नहीं, हम जब मिलते हैं तो फिल्म खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हमारा मिलना ही फिल्म का एंड है।
शूट हमने बहुत ज़्यादा साथ में नहीं किया, रातों में और शामों में बैठते थे। पर अब वही वाली बात होती है कि वो एक इतना ग्रेट एक्टर होने के जो साइंस होते हैं, क्या होता है आप एक जब किरदार बनाते हो, अगर एक्टिंग के तौर पे बोलें तो आप मोटे तौर पे कि यार ये आदमी इस चीज़ से परेशान हुआ, ये आदमी फलाना चीज़ सोचता है, ये करता है, वो करता है। उसमें कई बार क्या एक मसला होता है सौरभ भाई कि आपके ना बैड डेज होते हैं, आपका ना माइंड ना उतना उस दिन एक्टिव नहीं होता, वो सबका ही होता है जी। एक्टर का पंगा क्या होता है कि वो दिख जाता है कैमरा पे कि वो सीन ना, पर आप कितनी भी मेहनत करोगे ना वो बैठेगा नहीं, उतना बढ़िया नहीं बैठेगा जितना कोई और सीन बैठ गया होगा। तो होता ये कि यार वो वाला सीन अच्छा हो गया, ये वाला सीन उतना सही नहीं हो पाया, वो आपके बैड डेज होते हैं, आप सिंक में नहीं होते। ऐसे कुछ बात होते हैं ना, कुछ बड़ी खूबसूरत से एक बात बोले, कुछ वो आगे डिसइल्यूशन्ड आदमी का क्या है कि अगर एक आदमी, एक कैरेक्टर डिसइल्यूशन्ड है, अगर उसको एक मोटे तौर पे ये शब्द दिया जाए तो वो एकदम से ऐसे बैठे हुए तो सोच रहे थे, कुछ चुप हो गए काफ़ी देर, तो मैंने कहा पता नहीं कुछ सोच रहे हैं, मैं भी अपने अलग थॉट में जान रहा, एकदम बोले कह रहे डिसइल्यूशन्ड आदमी लॉस्ट होता है, उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। बट आप अगर देखेंगे तो जो आदमी डिसइल्यूशन्ड है लाइफ में, वो आदमी ना अपने रियल उसमें जैसे सामने बैठा है वो आदमी थोड़ा लॉस्ट होगा, बिकॉज उसकी एक दुनिया टूटी है, उसका कुछ वो हुआ है, वो प्रेजेंट में जी नहीं रहा होता, इसलिए वो होता है। ये एक इतनी छोटी सी चीज़ है कि ये आपके ना बैड डेज को सॉल्व कर सकते हैं एज एक्टर, कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मैं उस सीन में जाके इफ़ आई एम जस्ट लॉस्ट, अगर मैं वो वाली चाबी पकड़ लूँ, वो की, आपका 70% काम तो हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सीन आपका 95% परफॉर्म हुआ होगा, ये वाला आपका 70 ही होगा, लेकिन 95 और 40 वाला पंगा नहीं होगा, तो आपका सीन खराब नहीं जाएगा। आपको समझ में आता है कि आपको अपने कैरेक्टर को इतना ब्रेक डाउन करना है कि आपके पास ना वो फाइनल की कि ये प्रेजेंट सिचुएशन में मेंटली कैसे रहता होगा। कि तो अब उसके बाद से ना मैंने ये वाली कोशिश करी है कि जब पढ़ता हूँ बार बार कैरेक्टर, तो उसका ना वो एक फाइनल वर्ड चूज करना कि ये इसका की वर्ड है। वैसे बहुत सारे उसके आप एडजेक्टिव्स लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, एक की वर्ड बेस पे, वो मुझे उनसे बात करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिला, कैरेक्टराइजेशन। एक आपकी वेब सीरीज आई है 2022 में ही, ब्लडी ब्रदर्स, शाद अली की है ये series। आप जयदीप अहलावत वगैरह हैं, वो गिल्ट का रीमेक है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब बाहर की किसी सीरीज का इंडियन एडेप्टेशन होता है, राइटर्स की अपनी चुनौतियाँ होती होंगी, एक्टर को ये रहता है कि यार वो नहीं देखनी है, हाउ डज इट वर्क? मेरा तो बड़ा क्लियर मानना है सौरभ भाई कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मसला क्या होता है कि आप ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। एक ये है कि आपको इतना अच्छा लग जाए कि आप लो हो जाए, आप बोले यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, और आप कॉपी करने लग जाए उसे, ये भी एक खतरा है। दूसरा मसला ये होता है कि आप अपने दिमाग में ये डिसाइड कर लें कॉन्शियसली कि यार जो इसने किया था, सीन में जो एटीट्यूड रखा था या सिचुएशन रखी थी, ये तो मुझे पक्का नहीं करना, मुझे इससे अलग करना है। अब अगर मैं इस वाली फाइट में पढ़ता हूँ कि मुझे इससे अलग करना है, तो बात यह है कि यानी मैं कैरेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मैं उस एक्टर पर ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं अपने किरदार से दूर हो गया हूँ। तो मेरा मानना ये है कि भाई जो आपके पास वो है स्क्रिप्ट आपके सामने, आप वो स्क्रिप्ट देखिए, वो देखने, अब गलती से आप पहले देख चुके हैं तो मुझे नहीं पता, कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो उसका क्या रास्ता निकलेगा, तब कोई अलग रास्ता ढूंढेंगे। पर अभी जैसे मुझे पता चला किसी पे बना रहे हैं, तो आई मेड श्योर कि मैं ना देखूं, और ये जो स्क्रिप्ट है यही मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट है, जिसमें से मुझे कैरेक्टर निकालना है और उसको एक जिंदा आदमी बनाना है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी। एक और वेब सीरीज है जो तमाम गैर सिनेमाई वजहों से चर्चा में ज़्यादा रही, तांडव। हाँ, तांडव के रिलीज होने के बाद क्या क्या बीता? यार तांडव के रिलीज होने के बाद मतलब वो तो जो जग जाहिर बातें हैं वो तो है ही, जो FIR हुए और उसके चक्कर में जो परेशानियां हुई, केस जो जितना उछाला गया केस, तो वो तो ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया ट्रायल भी। सोशल मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा चला। मीडिया ट्रायल का भी एक हल्का सा उतना ज़्यादा सीरियस लेवल पे नहीं गया, बट फिर भी गया, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा उछाला गया। तो ऑब्वियसली वो द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन और वो एक टेंशन और वो सब तो ऑब्वियसली एक ख़राब वक्त था ही। एक शुरुआत के खासतौर पे 10-12 दिन ज़्यादा ट्रबलिंग थे,
देन धीरे धीरे क्योंकि वो एजेंडाज अलग होते हैं सबके, उसके बाद वो नया कुछ टॉपिक उठ गया तो उसमें चले गए लोग। बट ये समझ में आया कि कई लोग इंडस्ट्री में कई लोगों ने हाथ खींचे, और ऐसा नहीं है कि पहले से पता नहीं था, पर कुछ ऐसे लोगों ने खींचे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनसे उम्मीद नहीं होती कि साइन है ऑलमोस्ट आपका प्रोजेक्ट, और एकदम से कि अरे नहीं, और रीज़न रैंडम कुछ दे रहे हैं कि भाई पता नहीं कुछ अजीब ना हो जाए तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ये वो। तो आदमी बोलता है कि यार आपसे ही उम्मीद नहीं थी। ये तो हमें पता था कि बहुत सारे लोग हैं जो डरेंगे। जीशान नाम नहीं लेंगे, पर इसमें कई प्रगतिशीलों के कोष्ठक में लिखे गए निर्देशक भी हैं। जी, तो वो एक मसला था। उसने और ज़्यादा एक्चुअली समझाया कि भाई आप ना किस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, समाज के बारे में। समझ में आया कि यार सभी ना एक स्ट्रगल में, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनकी स्पाइन है। और एक इस बात की मुझे गारंटी आई कि नहीं यार, मेरे लिए एक लेवल पे अच्छा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। बहुत ख़राब वक्त था, 6 महीने मैंने काम नहीं किया था उसके बाद, विदाउट वर्क एट ऑल। तो वो एक ऑब्वियसली एक प्रेशर आया था कि यार ऐसा तो नहीं कि पैकअप हो गया है। पर ये बात समझ में आई कि नहीं यार, अगर अब करूँगा ना काम, अब मैं सिर्फ अपने लिए इन द सेंस कि जैसा काम मैं करना चाहता हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ, अब मैं वो काम करूँगा। एंड उसमें पर मैंने पहली बार लाइफ में मैंने फ़ोन करे कुछ लोगों को, तो वो एक वो है कि जिनमें मुझे पता था कि यार ये लोग जो है ना थोड़ी मुझे इस वजह से जज नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम तरह सोचते हैं या क्या रखते हैं, पर एक होता है ना कि भाई आप जैसे मैं अगर आपको फ़ोन करूँ, मुझे पता है कि हो सकता है आप और मैं किसी बात पे हो सकता है डिसएग्री भी करते हो। अभी तो सारी चीज़ें मिलती हैं, पर मैं कह रहा हूँ हो सकता बिल्कुल होंगी ऐसी बातें जिसमें हम डिसएग्री करते होंगे, पर आप मुझे जज नहीं करोगे। आप मेरा इंटरव्यू इस वजह से लेने से मना नहीं कर दोगे, किसी से ये नहीं बोलोगे, कोई बोलेगा कि जीशान कर लीजिए, और आप बोलोगे कि नहीं यार मैं उसका नहीं लूँगा क्योंकि हम पॉलिटिकली डिफरेंट सोचते हैं। आप इसलिए लोगे कि यार इससे बात करने में मज़ा आता है, कोई नई बात निकलेगी। ऐसे कुछ लोग होंगे। तो जैसे मुझे याद है मैंने पहला फ़ोन, उन्होंने हेल्प भी की, जैसे अभी आपने ब्लडी ब्रदर्स की ये बात करी, तो मैंने समीर नायर को फ़ोन किया था, क्योंकि मुझे ये एक तो उनके साथ काम करना भी था, पढ़े लिखे आदमी है और वैसा है, तो मैंने उनको फ़ोन किया था। उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला यार बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं, बट काम आपको अपनी एक्टिंग की वजह से मिलना चाहिए ना। हाँ। तो एज एक्टर उन्होंने बोले नहीं, कुछ अगर आएगा हमारा, बिल्कुल हम लोग कुछ साथ में कुछ काम करना चाहिए। तो एक्चुअली मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे ब्लडी ब्रदर्स ही मिला है। उसके बाद 6 महीने बाद तो सीधे हमने वो शूट किया था अगस्त में, जनवरी में ये हुआ था, उसके बाद मैंने सीधे शूट किया है अगस्त, उसके बीच में खाली बैठा था। तो ये आया ब्लडी ब्रदर्स। हंसल सर से मिला था मैं, तब उन्होंने बोला था कि थोड़ा आराम से, कह रहे थे अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती मैं तुझे काम देने के लिए काम दूंगा, कि अब कह रहे अभी है 1-2 चीज़ें लाइंड अप, कह रहे पर कुछ करेंगे है जिसमें मैंने सोचा हुआ है कि मुझे किसी किरदार पे जीशान से करवाना है कोई किरदार, तो कह रहे हम करेंगे। तो हंसल सर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने फ़ोन जोया को भी किया था, जैसे जोया अख्तर, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला था आई होप के उनके दिमाग में रहेगा, वो आगे जाके इसके लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाएंगे। पर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, फिर ना इस तरह से काम करना शुरू करते हैं। एंड उसी ने मुझे ये वाला डिसीजन लेने में हेल्प करी कि यार एक स्कूप करता हूँ, उसके फ़ौरन बाद ना पैसे ज़्यादा नहीं मिलते, पर कोई बात नहीं, जोरम करता हूँ एक, क्योंकि इस तरह का काम करने का दिल है। उसके बीच में ना एक हड्डी भी कर देता हूँ, उसी में ना एक लाल बत्ती भी करूँगा। मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए जनरेट करूँ, रादर दैन कि मैं वेट करूँ कि यार कोई आएगा और मुझे किसी इस तरह का काम देगा। मुझे खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी पड़ेगी। तो जो तांडव के पहले नहीं था, तांडव के पहले ना बड़ा मिक्स था। मतलब मेरा एक ये वाला क्लैरिटी आई थी कि मुझे अपने ऊपर ओनस ले लूँ मैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने हैं। जैसे वो मैंने वो पिछली बार बोला था कि वो ठग्स और ज़ीरो, ट्यूबलाइट, ये फिल्में नहीं चल पाई। तो मुझे इस बात की बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार हमें तो गाली भी नहीं पड़ रही यार, मतलब हमें तो आदमी इसका कोई ठेकरा हमारे ऊपर उस तरह से फूट ही नहीं रहा। हाँ, कि जीशान क्या कर, उन्होंने ये क्यों फिल्म सेलेक्ट की या उनकी परफॉर्मेंस नोटिस ही नहीं हो रहा, क्योंकि लोग जो है वो तो मैंने कहा यार कम से कम फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी वो काम मेरा है, वरना मेरा काम नहीं है, वो किसी और का काम था। तो मैं अपनी ज़िंदगी के इतने साल, 2 साल एक फिल्म को देता हूँ, और उसकी अगर फेलियर में नहीं था तो सक्सेस में भी नहीं होता।
ये पक्की बात है। तो मैंने कहा यार ये ख़तरनाक है, तो मैंने तब ये शुरू किया था कि नहीं मैं ऐसे काम करूँगा जो मेरे हुए, कि भाई ये सीरीज़ में ज़ीशान के ऊपर गाली भी पड़ सकती है और तारीफ़ भी हो सकती है, दोनों बातें। यहाँ पे मेरा हुआ कि नहीं, मुझे बिल्कुल ही, मुझे इस गेम में ही नहीं पड़ना कि यार अरे ज़ीशान की सीरीज़ है, फलाना है, नहीं। मैं उन 6 महीने ने मुझे हिला के वापस भेजा अपनी रूट्स पे, और मैं और ज़्यादा पक्का हुआ कि मुझे करनी है, क्या करनी है, मुझे करनी है एक्टिंग। वरना बीच में मैं उसमें फंसने लगा था। तो यहाँ पे आपके सामने जो है कन्फेस कर लेता हूँ, मैं बीच में उसमें फंसने लगा था। प्रोजेक्शन क्या है, आप बॉम्बे में फंसते हो इस चीज़ में, और मैं फंसा था बीच में कि यार प्रोजेक्शन क्या है, नहीं मेरा नाम कहाँ आएगा। पर ज़ीशान तुम्हारी अपनी वजह भी तो थी, क्योंकि कई जगह जब तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन पोस्टर में नहीं रखा गया, तो वो भी एक शायद वजह रही हुई इस वजह की कि आप इस बात को लेकर भी फिक्रमंद रहे। वही थी, उसी के चक्कर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब एक पॉइंट के बाद तो फिर वो वाला वो नहीं होता कि दर्द इतना बढ़ा कि फिर दर्द महसूस ही नहीं हुआ। क्योंकि जैसे मैं लाल बत्ती का अगर मैं पोस्टर इमेजिन करूं, तो एक तरफ नाना पाटेकर है और एक तरफ आप है, फेस ऑफ है, राइट? सो दिस इज हाउ यू इमेजिन कि रोल के वजन के हिसाब से। पर अब क्या आएगा नहीं, वगैरह वो और भी कैरेक्टर्स हैं, उनके भी ले आए, पर बात ये है कि आना तो चाहिए, आपको होना तो चाहिए। यहाँ पे तो साइड में करके छोटा सा कहीं कोने में डाल दिया, अगर किसी ने डाला भी, काफ़ी सारे लोगों ने ये किया, तो ऑब्वियसली आई वाज डिसअपॉइंटेड कि यार गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, परेशानी थी। बट इम्पॉर्टेंट, तो मैं लेकिन उसमें फंसने लगा था, मैं आपको बताऊँ, मैंने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगा कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे समझ में आया कि यार ये ना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैंने शुरू जब किया था तब तो यार फिल्म भी नहीं थी, तब तो कोई एक काम भी नहीं था। मैंने बोला यार जब पहली बार बम्बई आया था तब 2 सीन का रोल मिला था, कितनी खुशी हुई थी, लोगों के जैसे काम है, सीन तो बड़ा है यार, आप सड़क पे निकलते हो, लोग इतना प्यार करते हैं आपसे, आपका नाम नहीं भी होता पोस्टर पे, किसी का नाम नहीं लेना चाहता दोबारा, लेकिन क्रिटिक्स जो हैं वो बोल रहे हैं भाई द ओनली सेविंग ग्रेस वाज ज़ीशान अय्यूब, कई शोज़ में, कई फिल्म्स में। मैंने कहा यार प्यार तो बहुत मिल रहा है, तो मैं कहाँ फंस रहा हूँ, किन लोगों को खुश करने में जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं, मैं अपना काम करूँगा मज़े से, तुम्हें डालना है डाल दो, नहीं डालना पोस्टर मत डालो, अपन देख लेंगे, पब्लिक खोज जाएगी। पब्लिक देख लेगी, पब्लिक जो है उसके बाद आके लिखेगी और बोलेगी और पसंद करेगी और प्यार देगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे प्यार बड़ा मिल जाता है ऑडियंस से काम आने के बाद, तो उसने मुझे सॉर्ट किया। एक फिल्म में आपने वॉइस ओवर भी किया था, उसका भी जिक्र कर सकते थे, लेकिन चूंकि आप बात कर रहे थे कि किसी से बात करने के लिए जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स मैच होती हो, संवाद तो आप सबसे करेंगे। मणिकर्णिका में कंगना रनौत के साथ काम करने का क्या तजुर्बा था आपका? देखिए ऑनेस्टली मणिकर्णिका के टाइम तक तो मतलब मैं वो भी क्लियर करूं कि उस टाइम तक तो इतनी कंगना की पॉलिटिक्स क्लियर भी नहीं थी, मैं ये भी बोलूँगा। एंड प्लस उससे पहले की इम्पोर्टेंट बात, मणिकर्णिका की रिलीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, जब हम शूट कर रहे थे, और कंगना एज एक्टर मुझे ख़ासतौर पे क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद, मतलब क्या काम किया उसने इन दोनों फिल्मों में, कोई इसमें कोई बात ही नहीं आती, ना पॉलिटिक्स, कुछ नहीं आता बीच में। उसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इन दोनों फिल्म में। वो मेरी दोस्त थी, मैं वही पूछ रहा था, एक बॉन्डिंग भी रही होगी। हमारी बढ़िया बॉन्डिंग हुई इसमें, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई है, डिस्कशंस हुए हैं, हाँ हाँ ही सब बहुत बहुत प्यार से बात हुई है हमारी। उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई यार ज़ीशान एक फ़िल्म बना रही हूँ मैं, आप आइए, मतलब उनका घर बुलाया, घर पे गया मैं, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा मैंने अनाउंसमेंट सुनी थी, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था इस फिल्म का, तो कोई साउथ के डायरेक्टर बना रहे थे, उन्होंने कहा नहीं वो नहीं बना पा रहे, कुछ इशू हुआ है, एक कैरेक्टर है, 5 दिन का काम है, पहले सोनू कर रहे थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ कंटिन्यूटी की वजह से, तो आप कर लीजिए। तो मैंने कहा 5 दिन का काम है, छोटा सा कुछ है, तो मुझे तब कंट्रोवर्सी वगैरह के बारे में भी नहीं पता था कि उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई है सोनू सूद के साथ और जो भी है। मैंने कहा कर लेते हैं, 5 दिन का काम था, पैसा अच्छा दिया था उन्होंने, मैं गया, जाके हमने वो 5 दिन बहुत अच्छे बिताए, इधर करजत में, वो पनवेल में जो है सेट लगा हुआ था, बहुत बढ़िया शूट हुआ, हंसी मजाक ये वो, क्या रहा वो सीन हो गया, बैठते हैं बात करवाते हुए, तो तब तक तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई, जब से एक्चुअली ये पॉलिटिकल डिफरेंस वाली बात पता लगी है, तब से हमारी कोई मुलाकात ही नहीं है। आर यू, दिस पर्सनल क्वेश्चन यू कैन रिफ्यूज टू आंसर, आर यू फ्रेंड्स विद पीपल जिनके साथ आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्कुल भी मैच नहीं करती है? या एक मिनिमम तो एग्रीमेंट होना ही चाहिए कि इतना ठीक है, इतने पे डिफर कर सकते? मिनिमम होना चाहिए, मेरा ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखिए मेरा मिनिमम का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी की मौत को जस्टिफाई करने पे नहीं आ जाता।
आप ये नहीं कहते रहे यार लिंचिंग तो यार पहले भी होती थी, ऐसा क्या तुम इतना क्या बवाल बना रहे हो। हाँ आप अगर ये कहते रहे हो तो साहब सॉरी, मैं बैठ नहीं पाऊंगा आपके साथ। वो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बट यार ये भी तो दिक्कत होती है, वो भी हाँ बिल्कुल होती है, आओ बैठते हैं बात करते हैं। पर जब आप ये वाला कि अरे यार तुमने ज़्यादा बना देते हो, अच्छा इससे पहले मौतें नहीं होती थी, अच्छा इससे पहले क्या मैसेकर्स नहीं हुए, तब मैं बोलता हूँ व्हाट अबाउटरी करके जस्टिफाई करना। हाँ, और उसमें खास तौर पे जब जानों पे बात आ जाती है ना कि अरे वो भी तो ऐसे ही होता है, तब ना मैं बोलता हूँ कि नहीं यार मैं आपके साथ ना नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे बैठने के लिए इंसान लगता है। सामने सामने इंसान होगा मैं तभी बैठ के बात कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाता, मुझे नहीं आती वो स्किल जो है। एक्चुअली जानवर बोलना गलत बात है, क्योंकि जानवर एक्चुअली बड़े प्यारे होते हैं, उनसे फिर भी बात हो जाती है। पर हाँ मैं जिसको मौत से फ़र्क नहीं पड़ता, खासतौर पे मतलब मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, अगर आपको मौत से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो यार मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। ये ज़ीशान मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद एक फन सेगमेंट भी करेंगे, बहुत गंभीर बातें करेंगे क्योंकि आपके दोस्तों को पता है कि आप दूसरे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं और उसमें हमारे कीवर्ड भी कवर हो जाएंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो आप अपनी मजलिसों महफिलों में सुनाते हैं एक्ट कर करके, वो अब आपको यहाँ कैमरे पे बतानी पड़ेगी कि फलाना कैसे आता है सेट पे, दिखाना कैसे। पर उसके पहले ये सवाल, ज़ीशान अयूब की पॉलिटिक्स क्या है? मुझे एक द्वंद दिखता है जितना भी मैं आपको थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक ज़ीशान अयूब है जो बाकायदा अपने इंटरव्यूज़ में बताता है कि जब जमात के लोग आते थे कि पुण्य कमाने चलो, तो मेरे फादर उनको हड़का के भगा देते थे कि तुम्हारी इन हरकतों से मेरी औलाद का करियर और ज़िंदगी नहीं बनेगी, उसको साइंस मैथ्स रैशनैलिटी पढ़ने दो। आप वो भी बताते हैं। लेकिन जब सिर्फ आपकी बाय बर्थ जो आइडेंटिटी है, जो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, आप कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं, मैं कितना हिंदू हूँ कितना मुसलमान हूँ, वो एक अलग चीज़ है, राइट। और उसी की वजह से एक टारगेटिंग होती है। आप रसिका एक साथ पढ़ते थे, वो आपसे एक साल सीनियर थी, यू फेल इन लव, यू गॉट मैरिड, यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली। रसिका कुछ लिखती हैं एक ऐड पे, उनको टारगेट किया जाता है, आपको किया जाता है, लव जिहाद का टर्म दे दिया जाता है, CNRC आता है, तब आप अपनी पॉलिटिक्स को लेकर मुखर होते हैं। तो एक तरफ आप अपने धर्म के भीतर के कट्टरपंथियों से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ के कट्टरपंथी हैं जो आपको मुसलमान होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे टारगेट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच आप कहीं हैं। चूंकि आपने पोल नहीं पकड़े इसलिए भीड़ आपके समर्थन में नहीं है, और बहुत सारी लड़ाइयाँ अकेले की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ज़ीशान अयूब कैसे डील करते हैं? पहले मैं द्वंद्व वाली बात नहीं समझा। नहीं, ये कई लोगों को लगता है ना ये डाइकोटमी है कि यार मैं एक तरफ के कट्टरपंथियों से जूझ रहा हूं, तो अपने भीतर के मजहबियों से भी दूसरी तरफ कैसे भी। देखिए ज़ीशान की पॉलिटिक्स जो है ना वो बड़ी साफ है। मतलब ऐसे मैं बोलता हूँ अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के तौर पे उसमें आप करें तो वही जहाँ पे दिल होता है, हल्का सा लेफ्ट ऑफ सेंटर, तो मैं वो वाला आदमी हूँ। बट जो मैंने अभी जैसे दोस्ती के लिए जो मैंने अभी पॉइंट बोला, मेरी पॉलिटिक्स का बेसिक ह्यूमन लेवल ये है कि कोई भी हो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता वो हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या जीव है या कोई भी या एथीस्ट है, अगर आपको सामने वाले की जान की और उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं है, तो साहब आप जो है, मैं आपके और जिसको आप ऑपरेस कर रहे हैं, मैं अपनी जान तक आपके बीच में खड़ा रहूँ। मेरा ही सिंपल, मुझसे वो नहीं हो पाता। कई लोग उसका वो भी देते हैं कि अरे तुम्हारा शायद ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम रहा होगा इसलिए तुम ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हो, लोग उसको जस्टिफाई करना शुरू करते हैं ना। मैं बड़ा साफ मानता हूँ कि भाई मुझे तभी नींद आएगी सौरभ भाई अगर मुझे ये पता है कि यार मेरे सामने अगर आप सड़क पे एक रिक्शे वाले को 2 लोग मार रहे होंगे या एक आदमी भी मार रहा होगा, मुझसे नहीं होता कि यार ये तो रोज़ का चलता है। आई एम दैट पर्सन जो बीच में जाएगा और रोकेगा। एक आदमी एक औरत को सड़क पे मार रहा है, अगर औरत भी ये बोल रही है कि अरे क्या है मेरा पति है, कई बार ये भी हुआ है कि आपने जाकर रोका कि भाई सड़क पे क्या मार पिटाई कर रहे हो। कब हुआ, कहाँ हुआ? अरे मंडी हाउस में NSD के बाहर हुआ है। वो एक बार बाइक पे कहीं पुणे में खड़े थे, हम चाय वाय पी रहे थे, वहाँ पे एक आदमी जो है वो औरत के 2 थप्पड़ मारे, तो हम गए जाके, मैंने आदमी को धक्का उक्का दिया, मैंने कहा क्या बात, हाथ कैसे उठा रहे हो? वो औरत कह रही मेरा पति है, आपको बीच में आ रहे हो। मैंने कहा तो भैया सुनो, वो सामने पुलिस वाला है, वहाँ पे मैं उनको पुलिस वाले को बुलाया, मैंने कहा भैया आप देखिए सड़क पे ये हो रहा है,
पंगा ये है कि इसके बाद मैं ये बंद कर दूं कि यार पता नहीं यार ऐसा हो जाता है कई बार, तो हमारे ऊपर आ जाता है। पुलिस वाला है यहाँ पे मेरे सामने नहीं हो सकता मुझे, बल्कि आपके घर पे भी अगर आवाज़ आएगी तो मैं आगे घंटी बजाऊंगा हाँ कि भैया आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरी पॉलिटिक्स भी इतनी ही है। तो मैं जो मुस्लिम कट्टरपंथी चीज़ों को, आपकी ग्रोथ को, आपके दिमाग को रोकने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी उतनी लड़ाई करूँगा। और चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हों, जब वो सोच रोकने की बात कर रहे हैं, बात यह है कि हिंदू कट्टरपंथियों के सिर्फ मुसलमानों के ऑपरेशन के बारे में मेरी लड़ाई नहीं है, उसके साथ जो जिनके नाम के साथ हिंदू धर्म जुड़ा हुआ है, वो एक तो वो बोलना मुझे बड़ा वो लगता है कि भाई इस धर्म का ही होगा वो आदमी, अगर उसका नाम जो है कि अगर सौरभ नाम है तो वो हिंदू ही होगा। मुझे ये भी लगता है कि ये सोचना भी अपने आप में एक गलती रखता है। हाँ उसके जो फैमिली थी उसका हो सकता है, मुझे नहीं पता सौरभ की आइडियोलॉजी क्या है, हो सकता है सौरभ नहीं चाहता हो कि मैं आइडेंटिफाई किया जाऊं, या हो सकता है जीशान ना चाहता हो कि वो एज मुस्लिम आइडेंटिफाई किया जाए। आप क्यों थोप रहे हैं मेरे नाम की वजह से, क्योंकि मेरा नाम अरबी में है तो मैं मुसलमान हो जाता हूँ क्या? ये भी है। तो बात ये है कि आप ऑपरेस करेंगे किसी को भी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आप एक मोटे आदमी का मजाक उड़ाएंगे, मैं उस मोटे आदमी के समर्थन में खड़ा हूँ। आप एक गरीब आदमी को दबाएंगे, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूँ। आप जो है LGBTQ को जो है साइड करेंगे, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ। जो भी ऑपरेस हो रहा है मैं उसके साथ जाके, मेरा मानना है कि शायद हो सकता है थोड़ा स्ट्रेंथन हो पाए, अगर नहीं भी हो पा रहे मैं खड़ा हूँ। यार लाठी मार रहे हो, मुझे मार रहे हो यार, कम से कम मैं रात में ये तो कह के सो पाऊँगा कि मैं आदमी अच्छा था, और मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया था कि भाई कभी जो है किसी से दबना नहीं और दबाने वाले लोगों से कभी डरना नहीं, कम से कम मैं उन प्रिंसिपल्स पे तो जिया। वेरी गुड। बातें करने को बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है। मेरा बड़ा मन था कि हम लोग एक दफ़ा ऑथर्स पर बात करते, पर फिर कभी अभी 4 कीवर्ड कवर कर लेते हैं सारे, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। आपने इस देश के 4 बड़े मेल एक्टर्स के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। मैं आपसे अब वो रस्मी सवाल नहीं पूछूंगा क्या सीखा कैसा क्या, आप बस एक एक मंजर कशी कर दीजिए कि वो जब सेट पर आते हैं तो कैसे बात करते हैं यार आप और उन्हीं के ढंग से बताइए। आप पसवाओगे यार। नहीं देखिए, शाहरुख सर का तो उस तरह से कुछ नहीं होता। नहीं इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, बताना है, एक एक सीन बताना है। शाहरुख सर तो शाहरुख सर हैं। हाँ। मैं उनका एक्चुअली मुझे आता भी नहीं, मैं बड़ा आता तो हर किसी का नहीं, पर हाँ मैं थोड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह वो नहीं कर पाता। वो तो अपना फुल एनर्जी से आते हैं कि क्या हाल है, उनका एक वो तरीका है यहाँ पे गाल पे किस करने का कि कैसा है बेटा, वो ऐसे वाले बात करके शाहरुख सर की तरह रहते हैं। सलमान सर जो है वो थोड़े थोड़ा सा वो देखते हुए आते हैं, चलते हुए और आगे आए, और कई बार ना उसे इतना सा हाथ कर देते हैं आगे, तो आपको कई बार ढूंढना पड़ता है कि अरे बीच में हाथ दिया हुआ है, उनसे हाथ मिलाना है। तो सलमान सर का वो रहता है, वो भी अपना पूरी हवा लेके आते हैं। तो इस तरह से वो अपना करते हैं, और उनका शौक़ है, लोगों को बैठा के रखते हैं कि भाई लोगों को आना चाहिए। उनके अपने अलग मस्ती में चलते हैं। आमिर हैं दूसरे, आमिर जो है वो बड़े उसमें सीरियस ही रहते हैं। वो अपना बहुत सारी बर्फ़ के साथ डाइट कोक उन्हें पीना बहुत पसंद है, तो उसमें वो डाल के तो अपना पीते रहता है और बैठे हुए। और उनका तो यार मतलब सब लोग जो करते रहते हैं ना, उनका तो वही है। हाँ, वो एक्चुअली रियल लाइफ में वैसे ही बात करते हैं, वो जैसा कैसे? स्क्रीन पे भी आता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ सही बोले आप, ठीक है, वो इस तरह से ही रहते हैं। और कौन है, और चौथा कौन था? अमिताभ बच्चन। भाई देखिए बहुत थोड़ा उनका क्या है कि ऐसा ही बात करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं वो जी। ओ भाई बैठिए, और ये बिस्किट खाएंगे आप? उनको बिस्किट खाना लगा बहुत मज़ा आता है। मैं उनका एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था, आई थिंक जब ये जादूगर तूफान शूट कर रहे थे, तो मुझे और ज़्यादा हंसी इसलिए आई वो देखते हुए कि उसमें एक पार्ट है कि मनमोहन देसाई बैठे हैं और वहाँ पे बच्चन साहब आके बैठते हैं। बच्चन साहब कह रहे हैं कि ले लीजिए भैया बिस्किट खाइए, तो मनमोहन देसाई कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं खाना, पर उनका हर कोई बात होती है। अब बात यह है कि मैं जब ठग्स के सेट पे जा रहा हूँ तो मैं गया, मैंने कहा हेलो सर, भैया बिस्किट खाइए। मुझे आ रही खांसी,
ये इतने साल में से लोगों जादूगर से अब को तक बिस्किट खिला रहे हैं। बिस्किट खिला रहे तो आप हंस दिए। नहीं, मैं हजारी में एकदम मैंने नहीं सर ये लाइक अरे मतलब लेकिन इतने प्यारे आदमी है, उनसे बोला मैंने कहा अरे सर बहुत बड़ा मतलब आपका फ़ैन। तो मैंने कहा मैं क्या मतलब पूरी दुनिया ही है, पर मैं भी एक अपनी अर्जी डाल दे रहा हूँ। तो बोला कहा भाई आप लोग बहुत शर्मिंदा कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा बोलते हैं, आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा अरे सर क्या आप कर रहे हो सर। तो मतलब मज़ेदार आदमी है और ऐसे ही रहता है फन। अपने और फंसा दिया। हाँ ऑन दैट नोट जी, ज़ीशान आपसे बात करके कैमरे के सामने कम और कैमरे के बाहर बहुत ज़्यादा, इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने जिंदा दिल और खुश तबीयत इंसान है। बहुत मज़ा आया, आपको खूब शुभकामनाएं, खूब चैलेंजिंग रोल करते रहिए, गलत को गलत और सही को सही कहते रहिए और अपनी कसौटियों को मांझते भी रहिए, क्योंकि ये बहुत ऑनगोइंग बहुत। प्रोसेस है। ललन टॉप सिनेमा अड्डा में आज के लिए इतना ही। कैफे लोटा में हुई ये खुशगवार बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों की एक्टिंग में या सिनेमा के क्राफ्ट में दिलचस्पी है उनके लिए मुझे लगता है ये एपिसोड बहुत मौजूद है, क्योंकि ज़ीशान जिस विस्तार के साथ एक्टर्स के प्रोसेस को बता रहे थे, डायरेक्टर्स के प्रोसेस को बता रहे थे, ये आप में से कई लोगों के लिए एक मास्टर क्लास भी साबित हो सकता है। खूब भरपूर ख्याल रखिए अपना, इस मौसम के हिसाब से भी और इस मौसम की राजनीति के हिसाब से भी। संवाद का सिलसिला चलता रहेगा, कोई ध्रुव पर बसा है तब भी और विषुवत रेखा के बीचों बीच खड़ा है तब भी। शुक्रिया।